बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू हमज़ा, फाउंडर ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट, आज आप लोगों के लिए एक बहुत एसेंशियल टॉपिक लेके आया हूँ जो हर हाजी के लिए मुफीद कुन है इंशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं अपने वेबिनार को शुरू करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम हाजी कराम को जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस साल हज के लिए कबूल फरमाए हैं। हमारी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस हज को आप लोगों के लिए आसान फरमाए और इसको कबूल फरमाए। और आप तमाम हाजी कराम से दरख्वास्त है कि आप अपने दुआ खैर में हमें भी याद फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपनी नौजवानी में हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जैसे कि इस वेबिनार के तारुफ में ये बात हो चुकी है कि हम इसको जो इस्लाम के और हज के बुनियादी चीज़ें हैं उनको कवर करने के लिए नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ ख़ास मकासद है जिसको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। जिसमें से पहला ये है कि अगर आप अपने हज को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। अब यादगार तो हर अच्छी चीज़ और हज तो यादगार हो ही जाएगी, ऐसा हम ज़हन में आ सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि हम कोई भी ना अनप्लेज़ेंट चीज़ों को याद रखना नहीं चाहते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ चीज़ हज में जाके फ़ेस कर ली है, ऐसा कुछ मामला हमारे साथ पेश आया जो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको ना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अपनी तैयारी में रहें इंशाअल्लाह, तो वैसे अनप्लेज़ेंट चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला, हम इस बात के लिए इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा हज एक मेमोरेबल हज हो जाए। दूसरा, जो हम इस वेबिनार को कंडक्ट करने का वजह है ये है कि वो हाजी जो अपने हज को एक कंफर्टेबल हज बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस वेबिनार में ऐसी बातें सामने आएंगी, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने हज को बहुत कंफर्टेबल इंशाअल्लाह पाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हज में जाने के बाद कंफर्ट की बात कहाँ से आती है। लेकिन हमने देखा है कि हज में जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्द से जल्द वापस लौटने की तमन्ना कर रहे होते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कितना जल्दी हम वापस आ जाए। इसके वजूहात और सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात यही है हज के कि इंशाल्लाह आपको ये कंफर्टेबल रहेगा। तीसरी बात जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं वो है मिस्टेक फ्री, क्योंकि हज के अंदर में बहुत सारे ऐसी गलतियां हो जाती है लोगों से जो असल में इल्म हासिल करने के बाद भी अनअवेयरनेस में वो गलती हो जाती है। कोई भी हाजी ऐसे नहीं होते हैं जो हज का ट्रेनिंग अटेंड करके नहीं जाते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे हाजी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां इल्म की कमी की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये अवेयरनेस की कमी की वजह से होती है। इंशाअल्लाह हम उस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिनको अक्सर लोग बात करना ही भी अवॉइड करते हैं। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है जो अभी लाइव हैं कि आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिलाशुबा बिला झिझक आप सवाल पूछ सकते हैं। और क्योंकि हमारा सेपरेट क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ नहीं रहेगा, तो आप इसी दौरान यानी कि वेबिनार के दौरान ही आप सवालात पूछते रहिएगा, जिसको कि मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व करता रहूँगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अक्सर लोग, और इसमें उन अक्सर लोग जिनकी बात कर रहा हूँ उसमें एल्डर्स है, जो उम्र दराज लोग होते हैं। 70% उम्र दराज लोग ऐसे होते हैं जो हज में जाने के कुछ दिनों के बाद ही उल्टी गिनती शुरू करने लग जाते हैं कि हम वापस कब जाएंगे। और बाज़ हफ्ता ऐसा होता है कि जब हज उनका मुकम्मल हो जाता है, यानी कि वो 5 दिन का मेन हज का अरकान होता है और उसके बाद उनका 20 दिन 22 दिन कुछ बचे हुए होते हैं या 10 दिन, तो वो 10 दिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल उनके ऊपर गुजरता है, जिसके पीछे 5 वजूहात हैं। ये वो 5 वजह हैं जिनकी वजह से कि अल्लाह के घर में जाने के बाद इन बुज़ुर्गों को इंतज़ार इस बात की होती है कि हम कब वापस जाएंगे। हम इन वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इंशाअल्लाह इसके ना सॉल्यूशंस को बात करेंगे। जो पहला वजह है वो है होम सिकनेस। ये अक्सर उन हजरात के साथ पेश आता है कि जिन्होंने
कभी भी अपने घर से बाहर गए नहीं, मतलब लंबे अरसे के लिए अपने घर के बाहर रह के नहीं, कि जब से बर्थ हुआ अपने गांव में रहे हैं और हमेशा से अपने ही खेत खलियान के साथ में रहे हैं। और ये मौका ऐसा होता है कि उनके बच्चे उनको तैयार करते हैं और तैयार करके उनको हज के लिए भेजते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका होता है कि अपने देश के बाहर जा रहे हैं, नए माहौल में जा रहे हैं, और उनको इस बात की आदत नहीं होती है। तो ये जो होम सिकनेस होती है कि जेन्युइन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर कोई इससे गुजर सकता है। और आप में से जो भी हजरात बाहर रहने के आदी हैं, वो इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि अपने इब्तदाई दिनों में जब आप बाहर रहे थे तो आपने भी होम सिकनेस फील किया था। दूसरा वजह होता है लैक ऑफ कंफर्ट। अब ये जो कंफर्ट है, जो यंग जनरेशन वाले होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हजरात होते हैं उनके लिए कंफर्ट में थोड़ा सा मुश्किल होती है इन टर्म्स ऑफ वेदर, फूड और दीगर चीज़ें। कि मौसम वहाँ पे बहुत अलग होती है, जो आपको जिसकी आदत होती है वहाँ पे खाना जो मिलता है वो अलग होती है। तीसरा वजह होता है हेल्थ इशू। और चौथा सडन चेंज इन रूटीन। अब हेल्थ इशू उम्र होने के बाद वैसे भी कुछ एज के हालात आते हैं, और कई बार वहाँ जाने के बाद वहाँ के एनवायरनमेंट में वो चीज़ें उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। चौथा रीज़न जो सडन चेंज इन रूटीन है, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि हज में जाने के बाद आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता है सिवाय इबादत। आपके पास और कोई दूसरी एक्टिविटी करने की नहीं है। ये इबादत अब अलग-अलग तरह के, आप फ़िज़िकल इबादत हो, चाहे आप माली इबादत हो, लेकिन आप इबादत ही कर रहे होते हैं। अल्लाह के घर में जाके आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं होता करने का। लेकिन एक शख्स जो 50 साल से, 40 साल से, उसको इस बात का आदत नहीं है कि अपनी पूरी 24 घंटा और 40 दिन सिर्फ़ इबादत में ही रहें, तो उसके लिए एक सडन चेंज हो जाता है रूटीन में। और दूसरा कि अपने जो भी मामलात उनके इस दुनिया के अंदर में रह रहा था, उन मामलात के साथ जब सडन एक पार्टीशन हो जाता है, तो उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत होता है। अभी कम उम्र वाले लोगों के लिए ये दिक्कत कम होती है, जो उम्र-दराज़ होते हैं, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कि क्यों 70% एल्डर्स वापस आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और पाँचवा वजह है कि वहाँ के जो सिचुएशंस होते हैं, अगर वो मौसम के साथ और खाने के साथ और सेहत के साथ और रूटीन के साथ अगर वो एडजस्ट कर भी लेते हैं और उनको अगर होम सिकनेस नहीं भी होता है, तो वहाँ के सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाते। वो सिचुएशन क्या होती है कि सडनली आपको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़, धक्का-मुक्की होना होता है, और उसकी आपकी ना तैयारी एक्चुअली आपको नहीं होती है कि ऐसा शेड्यूल, ऐसा सिचुएशन जो आपने इतना भीड़ कभी नहीं देखा होता है, और आपने कभी ऐसा नहीं होता है कि चारों तरफ लोग विदेशी हैं। अब इसके तैयारी में जैसे ये जो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके जा सकते हैं। आप पहले से अपने वॉकिंग का शेड्यूल बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पे जो थकावट वाली पार्ट है, उससे आपको थोड़ा-सा आदत पहले से ही पड़ जाए। अच्छा, अब ये जो 5 वजूहात हैं, ये हमें इस वेबिनार में बात करने के पीछे मकसद क्या है कि आप हज़रात जो इन वेबिनार को देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप हज़रात हज के लिए इस साल जाने वाले हैं, और अक्सर क्योंकि इंडिया से बुज़ुर्ग हज़रात ही हज के लिए जाते हैं, ये ख़ैर हमारे यहाँ का ही एक कल्चर है, एक तरीका है, जो कि विदेशों में ऐसा नहीं मिलता है। तो आप हज़रात अगर आप लोग एल्डर हैं, और जब मैंने आपसे ये बात कहा था कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो वापस आने के बारे में सोच रहे होते हैं, आपके ज़हन में आया होगा कि नहीं, मैं उनमें से तो नहीं हो सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह के घर जाने के बाद कोई वापस लौटने के बारे में सोच रहा हो? लेकिन ये 5 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लौट के आते हैं। तो पहले से ही ये वजूहात आपको बताने के पीछे मकसद ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप अपने हिसाब से तैयार हो जाइए कि इन सब चीज़ों को आप फेस करने जा रहे हैं। और ये वो वजह है कि मैं अक्सर ये एनकरेज करता हूँ कि हज नौजवानों को जाना चाहिए। अपनी नौजवानी में हर किसी को हज कर लेनी चाहिए। और नौजवानी जब मैं कह रहा हूँ, तो मैं 20-25 की जो एज है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एज होता है हज करने के लिए। इंडोनेशिया जैसे कंट्री में शादी के तुरंत बाद जो नए जोड़े होते हैं, उन लोगों को हज में भेज दिया जाता है। और बाज़ दफ़्ता तो हज से पहले ये शादी से पहले ये क्राइटेरिया पूछा जाता है कि आप शादीशुदा है या नहीं है। और आप हैरान जाएँगे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा हज कमेटी में वेटिंग लिस्ट रहता है कि 15-15 साल तक वो लोग इंतज़ार करते हैं।
वो इंतज़ार जो हमारे यहाँ पे 1 साल का रहता है, बल्कि 6 महीने का रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे सबको पता होता है कि आज हम अप्लाई करेंगे तो हमारा टर्न आएगा 15 साल, 16 साल के बाद। तो बाज़ अफ़्तम बच्चों का जैसे बर्थ हो जाता है और थोड़े से वो बड़े होने लगते हैं, तो उसी टाइम पे वो लोग हज कमेटी ऑफ इंडोनेशिया में पैसे डिपॉज़िट कर देते हैं, ताकि जब बच्चा जवानी तक पहुँचे तब वो हज कर ले। तो हमें भी इस तरह का टेंडेंसी बनानी चाहिए कि अपने नौजवानी में हज कर लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि हम इस वेबिनार में किस बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात आ चुकी है हमारे पैम्पलेट्स में और आपको जो भी इनविटेशन दिया गया है उसमें। लेकिन वेबिनार के अंदर मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कितना कॉस्ट होता है, प्राइवेट में जाने और हज कमेटी से जाने में क्या डिफ़रेंस है, किसमें क्या फ़ायदा है। 80% लोग हज कमेटी से जाते हैं और 20% जो सीट्स होते हैं वो प्राइवेट के लिए रहता है। तो उसमें क्या फ़र्क है, फर्स्ट फ़्लाइट कब है, लास्ट फ़्लाइट कब है, और पैसे जमा करने का लास्ट डेट कब है, और सऊदी गवर्नमेंट का लेटेस्ट क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सब चीज़ों में हम बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा, हम बात नहीं करने वाले हैं हज के प्रोसेस के बारे में, यानी कि हज में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से आपको मक्का से मीना, मुज़दलिफ़ा, अराफ़ात, और किस तरीके से आपको सही करना है, किस तरीके से आपको रमी करना है, और ये सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। अच्छा, जब हम बात नहीं करने वाले मैं कह रहा हूँ, तो मैं ये बात कहते हुए इसको मैं डिस्करेज करना नहीं चाह रहा हूँ कि भई इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे इस बात का यकीन है कि आप हज़रात ने ऑलरेडी ये तैयारी कर रखी होगी, और अक्सर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये सब चीज़ों की ही बारे में ही बात हो रही होती है। जो भी अक्सर यूट्यूब वीडियो होते हैं, वो इसी में होता है, स्टेप बाय स्टेप हज प्रोसेस ये रहता है और ये सब चीज़ आपके पास रेडीली अवेलेबल होता है। तो मेरे पास इससे ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक में बात करने के लिए है, इस वजह से मैं उस टॉपिक को अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरी बात जो हम नहीं करने वाले हैं, वो है हज के मसले मसाइल। हज के क्या फ़राइज़ है, क्या वाजिबात हैं, और उसमें किस तरीके से कफ़ारा लाज़िम हो जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं एनकरेज करूँगा कि आप लोग इसकी तैयारी खूब कर लीजिए। इन सब चीज़ों में चूँकि हमारे तरफ से मैंने कहा कि मसले मसाइल के एतबार से हमारी कोई कोऑपरेशन नहीं है इस वेबिनार में, तो मैं ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट की तरफ से आप हज़रात को इनवाइट करना चाहूँगा, इस्लाही मजलिस एट ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में हमारे पास 2 मुफ्ती हज़रात हैं और 2 आलिम हज़रात हैं। ये 2 हज़रात, ये 4 हज़रात हमेशा अवेलेबल है इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सवालात के जवाबात को देने के लिए। और इंशाअल्लाह आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे उन सबको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी हज के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस वेबिनार के नीचे एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और बस अवेलेबल रहिए। और आपके ज़हन में अगर कोई भी कभी भी मसले मसाइल के एतबार से सवाल जवाब आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, तो मुफ्ती हम्माद अहमद साहब, मुफ्ती इबादुर रहमान साहब, मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब, मौलाना इरशाद अहमद साहब अवेलेबल हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप वॉइस मैसेज में आप सवाल पूछेंगे और वो जवाब दे देंगे। ये ग्रुप ऑलरेडी एक्टिव है और इसमें हमेशा मसले मसाइल के सवालात होते रहते हैं। तो हज के लिए इंशाअल्लाह ये हमारे 4 हज़रात की टीम हमेशा अवेलेबल रहेंगी, जब आप हज पे चले जाएँगे उसके बाद भी, और अभी भी आप पूछ सकते हैं। तो नीचे लिंक अवेलेबल है, उससे आप जॉइन कर सकते हैं। हम बात करेंगे किस तरीके से आपके हज में और ज़्यादा नूरानियत को आप ऐड कर सकते हैं। अब हज का तो जर्नी ही पूरा नूर से भरपूर है, नूर अला नूर है। तो ऐसा क्या है कि हम नूरानियत के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कि हज सरापा ही नूर है। नहीं, असल में ये बात सही नहीं है। हज का जो जर्नी है वो नूर नहीं है। हज के जर्नी को नूरानी आप बनाते हैं। ये नूरानी बनाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके हज को नूरानी बनाएँगे। तो अगर मिसाल के तौर पे आप देखिए कि आप हज के लिए गए और वहाँ पे किसी से किसी बात पे आपकी आर्गुमेंट हो गई, किसी तरह का नोक-झोंक हो गया आपका किसी के साथ, तो क्या उस दिन आपके ज़हन में ये बात घूमते नहीं रहेगी? हाँ, घूमते रहेगी। हो सकता है कि ज़्यादा बात हो गई तो 2 दिन, 3 दिन तक आपके ज़हन में वो सब घूमता रहेगा।
अगर आपके ज़हन में किसी के साथ हुई जो हॉट टॉक है वही घूम रही है, तो क्या आप उसको काउंट करेंगे कि आपका वो दिन नूरानी गुज़रा है? नहीं। तो हम किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा हज का जो पूरा प्रोसेस है वो नूरानी बना रहे, बचा रहे, इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इस तरीके से आपको शेड्यूल आगे बताएँगे जिससे कि आप इतना बिज़ी हो जाएँगे हज के दौरान कि आपके पास वक़्त ही नहीं बचेगा कि आप इंडल्ज हो सके किसी सिली आर्गुमेंट में और इस तरह की किसी चीज़ों में, इंशाल्लाह। दूसरा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप आपके हज के जर्नी को एन्जॉय कर सकते हैं। हाँ, ये अल्लाह के घर का जो सफ़र है, ये एन्जॉय करने वाला सफ़र है। ये वो सफ़र है कि उन दिनों में आपको एन्जॉय करना है। इसको आप इस तरीके से लीजिए कि आप दुनिया का जो बेस्ट जगह है उसमें जाने वाले हैं। लेकिन बेस्ट जगह में जाके अगर आप टेंशन में हैं और आप फ़िक्र में हैं, आपके साथ कुछ आप मज़ा नहीं आ रहा है आपको, ये मज़ा की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं रूहानी मज़े की बात कर रहा हूँ। ये वो मज़ा है जो बाकी दुनिया के तमाम मज़ा के ऊपर की मज़ा है। अच्छा, इसको ना मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हज से जब कोई भी हाजी लौटता है ना, तो वो कहता है कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। लेकिन वही हाजी जब हज के दौरान में होता है, तब वो बहुत सारे हालात से गुज़र रहा होता है और वो एन्जॉय नहीं कर रहा होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आज हम अपने इस उम्र में आने के बाद हम कहते हैं कि भई स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। स्कूल के दिनों में तो बड़े मज़े आते थे। लेकिन आप याद कीजिए आज से 20 साल 30 साल पहले जब आप स्कूल में थे, तब क्या आप स्कूल के दिनों को मज़े कर रहे थे? स्कूल के दिनों में तो आप इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि भई मेरा स्कूल के दिन कब ख़त्म होंगे? ओहो! मैं अभी क्लास 8 में हूँ, अभी 2 साल के बाद बोर्ड होगा, फ़ारिग हो जाऊँगा। 10वीं के बाद पता चला कि 12वीं में भी एक और बोर्ड होता है। ओहो! ठीक है, 12वीं के बोर्ड के बाद मैं फ़ारिग हो जाऊँगा। यानी कि हम पूरे 12 साल फ़रागत का इंतज़ार कर रहे थे और आज हम कहते हैं कि वाह! कितने मज़ेदार दिन थे। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हज के दिनों में आपको हज के दिनों को एन्जॉय करना है। यानी उन 40 दिनों को आपको ऐसा मनाना है कि आपको लगे कि हाँ, ये मेरे ज़िंदगी का बेहतरीन दिन चल रहा है। आप उन दिनों को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, मान लीजिए कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई या फिर वो चीज़ें चोरी हो गई। क्या आप कहेंगे कि अरे! बड़ा मज़ा आ रहा है, आज मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया और कल मैंने ₹10 गुम कर दिया था, 10 रियाल गुम कर दिया था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह पाएँगे। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको चीट किया, यानी आप किसी दुकान में गए और आपको 10 रियाल की चीज़ों को उसने 100 रियाल में दे दिया और धोखे से आप लेके आ गए और उसके बाद आप कहेंगे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे को तो 90 रियाल का नुकसान हुआ। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। बिलफ़र्ज़ आपको चोट लग गया या फिर आप बीमार हो गए, तो क्या आप कहेंगे कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है? नहीं, आप नहीं कहेंगे। तो इंशाअल्लाह इस वेबिनार में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं और हकीकतन हम हज को एन्जॉय कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स की, ट्रिक्स का, जिससे कि आप हज को और ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कंफर्ट है ना, ये एक वर्ड क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। इसको आप समझ लीजिए इस तरीके से कि जैसे ठंडी का सीज़न है, ओके। आपने आपके बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, मिसाल के तौर पे। आपने अपने घर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया और अब घर का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब बाहर से घर के अंदर में आएँगे, तो आप कहेंगे कि माशाअल्लाह, घर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। उसी तरीके से अभी समर का सीज़न है, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आपने आपके घर को बना दिया है एयर कंडीशन लगा के, लेट अस सपोज़ किसी भी वजह से आपने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जब आप 40 से 30 में आए, तब आप कहेंगे माशाअल्लाह कितनी ठंडी है। यानी गर्मी के सीज़न में 30 डिग्री सेल्सियस में आप कह रहे हैं कि कितनी ठंडी है और ठंडी के सीज़न में 20 डिग्री सेल्सियस में आप कह रहे हैं कि माशाअल्लाह कितनी अच्छी गर्मी है। यहाँ आप 20 डिग्री सेल्सियस को गर्म के एन्जॉय को कर रहे हैं और गर्मी के दिनों में 30 डिग्री सेल्सियस को जब आप 40 से आ रहे हैं, तब इसको भी आप एन्जॉय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस तरफ से कि कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो अगर हम अपने साइकोलॉजी को थोड़ा-सा हम अपने मैनेज कर लें, एडजस्ट कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट को एन्जॉय कर पाएँगे।
वरना आज से 100 साल पहले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में, हमारे घर पे, हमारे कार में हर जगह एसी है। नहीं तो हमारे घर में कूलर तो है ही। और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे फ़ैन ना हो, और आजकल तो फुहारे वाले फ़ैन भी आ रहे हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले तक कुछ भी चीज़ नहीं थी इनमें से। तो आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में बिना फ़ैन का, लेकिन 100 साल पहले लोग जी रहे थे और वो लोग मिस नहीं कर रहे थे, अरे कब फ़ैन का इन्वेंशन होगा, कब कूलर का इन्वेंशन होगा, तब मुझे सुकून होगा। नहीं, वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे। दे वर कंफर्टेबल विथ देयर हैंड फ़ैन इटसेल्फ। तो यही चीज़ है, यही फ़र्क है। अगर कंफर्ट का मतलब ये हो जो आपने अपने ज़हन में बना के रखा है, तो फिर 100 साल पहले कोई कंफर्ट में था ही नहीं। हर कोई रो रहा होता। लेकिन कंफर्ट हर ज़माने में था। सिर्फ़ जो डिफ़रेंस है, वो है साइकोलॉजी का डिफ़रेंस, और इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे। ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सारे जो हज के अरकान हैं, जो डिफ़िकल्टीज़, वो तो आप फेस करेंगे और उसको इंशाल्लाह आप डील करेंगे। लेकिन कुछ टिप्स मैं ऐसे आपको बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से बहुत बड़े बड़े हर्डल को आप सोल्व कर लेंगे। इस वेबिनार को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप इंडिपेंडेंटली सीख लें। सीख ले कौन से सोर्सेस से? जिन सोर्सेस में आपने हज का ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो भी सोर्स है, अगर आपका कोई उलेमा है तो उनसे पूछ लीजिए, और अगर कोई यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उनसे सीख लीजिए। अब आप चूँकि ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जाऊँगा, अब आपको अपने ज़हन में और ज़्यादा इस बात को क्लियर करना है कि हज की तैयारी का मतलब ये सारी चीज़ों की तैयारी है, ना कि जितने हमने तैयारी की है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक मिथ है। मिथ मतलब समझ रहे हैं ना, कि गलतफ़हमी है, एक गलत मैसेज है दुनिया में। वो क्या है? इल्म जो है वो लामहदूद है। नहीं, ये बिल्कुल ही झूठ है। इल्म लामहदूद नहीं है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जभी भी किसी भी टॉपिक में कोई इल्म हासिल करना चाह रहे हैं और आपने उसका एक दायरा बना दिया। इस केस में आपका दायरा क्या है? हज है। तो ये हज का जो इल्म है वो लामहदूद नहीं है। आप पढ़ना जब शुरू करेंगे तो आप ख़त्म कर देंगे। इल्म एक ऐसा समुंदर है कि अगर आप उसमें गोता लगाएंगे तो डूब जाएंगे, और डूबते जाएंगे, और डूब डूब के डूब ही जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे, और किनारा नहीं मिलेगा। नहीं, ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, पहले ही एक दायरा बना लेना है कि मुझे किस दायरे के अंदर में अपनी तैयारी करना है। नमाज का तरीका, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका दायरा हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई नमाज का इल्म इतना ज़्यादा है कि मैं पढ़ के ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इम्पॉसिबल चीज़ नहीं करवाते हैं। और अल्लाह का अहकाम है कि आपको हज करना है और सही तरीके से करना है। अल्लाह का अहकाम है कि नमाज पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इतना इल्म इसके अंदर में डाल दें जो कि हम अचीव ही ना कर पाए, एक्वायर ही ना कर पाए, और उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं पहले आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि इल्म जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि फाइनाइट है। और आप इल्म हासिल कर सकते हैं, और आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। नहीं होना है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होके जाना है हज के लिए। इस बात के लिए आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए कि इंशाल्लाह मैं सेल्फ डिपेंडेंट होके जाऊंगा इल्म के एतबार से हज के मामले में। तो आपको क्या सीखना है? पहला, आपको सीखना है कि मस्जिद हरम के क्या-क्या एटिकेट्स हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको सीखना है। दूसरा, आपको सीखना है मस्जिद नबवी के क्या एटिकेट्स हैं। तीसरा, आपको सीखना है कि उम्रा के क्या-क्या रूल्स हैं। उम्रा करने के क्या अहकाम हैं, क्या रूल हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सीखना है हज के क्या रूल्स हैं। अब जब मैं इनको अलग-अलग से कर रहा हूँ, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये सारे अलग-अलग रूल्स हैं। आम तौर पे जब भी आप कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो इन सबको मिला के वो एक ही ट्रेनिंग दे देते हैं, और वो लमसम लमसम सारी बातें बताते हैं। जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी वीडियो वगैरह हम देखते हैं, जो भी किताब पढ़ते हैं, उसमें थोड़ी बात इसकी भी होती है, थोड़ी इसकी भी होती है। इंसान, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनको कन्फ्यूज़न होते हैं कि एहराम का मतलब क्या है और हज का मतलब क्या है, और हज का मतलब क्या है और उम्रा का मतलब क्या है, और उम्रा का मतलब क्या है और तवाफ़ का मतलब क्या है। यानी मतलब से मेरा मुराद ये है कि इसके अहकाम क्या हैं। हम तवाफ़ में हमें क्या करना है, उम्रा में क्या करना है, हज में क्या करना है, और इहराम में क्या करना है। आप कई बार तवाफ़ कर रहे हैं इहराम में, कभी आप तवाफ़ कर रहे हैं बिना इहराम में, दोनों में डिफ़रेंस है। ये चीज़ हमें सीखना है, जानना है।
और मैं इस पेज को क्लियर कर दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि ना आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बात को कंफर्म कीजिए कि इंडिपेंडेंटली आपने हर एक रूल को सीख लिया है। आप जिनसे भी सीख रहे हैं, जिन भी उलमा इकराम से सीख रहे हैं, उनको बोलिए कि मुझे अलग से सिर्फ उम्रा बताइए। हाँ, ये उम्रा मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे अलग से हज बताइए। अब हज के अंदर में जो उम्रा है, अब उन दोनों का आप अलग से फ़र्क कर पाएंगे। वरना बाज़ वक्त हमने देखा है कि मीना के अंदर में हज के दिन में लोग इत्र के इस्तेमाल से घबरा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना है एहराम में। वो एहराम पहने हुए हैं, नो डाउट आप पहने हुए हैं, लेकिन एहराम का हुक्म आपके ऊपर से उतर चुका है, आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियरिटी नहीं होती है लोगों में और अपने ऊपर बेजा बोझ डाल देते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लोग हज के मौके पे एहराम की हालत में वो साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसमें खुशबू हो रही होती है और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि अभी ये खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करना मना है। ये खुशबू मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो टॉयलेट में हैंड वॉश के लिए रखी हुई होती है। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना है। इसका ख्याल हमें कब करना है? क्या पूरे 40 दिनों तक हमें इस बात का ख्याल करना है? नहीं, हमें ख्याल करना है जब हम एहराम में हैं, बस तब। तो ये चीज़ हमें कब क्लियरिटी होगी? जब हम एहराम, हज, उम्रा इन तीनों को हम अलग-अलग से सीखेंगे और मस्जिद नबवी का एटिकेट को अलग से और मस्जिद हरम के एटिकेट को हम अलग से सीखेंगे इंशाल्लाह। हमें क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन आपसे इस बात का गुजारिश करूँगा कि आप अगर मेरी कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे पूछते जाइए, क्योंकि ये हमारा वेबिनार काफ़ी लंबा स्लाइड्स है इसमें, और इसको हम 2 दिन में करने वाले हैं और आज के दिन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ अनअंडरस्टूड रह जा रहा है तो बिलाशुबा आप पूछिए, ताकि मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, यानी कि आप जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको इससे मुतमईन हो रहे हैं, आपको लगता है समझ में आ रही है और आप चाहते हैं कि ये जो 5 टॉपिक मैंने बताया है इसके ऊपर मैं अलग से कोई वेबिनार कंडक्ट करूँ या कोई वीडियो रिलीज़ करूँ, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे 1 हफ़्ता लगेगा उसको तैयारी करने में, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए तैयारी कर लूँगा। ओके, अब आते हैं हमारे वेबिनार के नेक्स्ट फेज़ में और इसका मैं शुरुआत करना चाहूँगा आप सभी हज़रात से। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपने कितने बार सुना है कि फलाँ शख्स ने दम अदा किया है? यानी दम अदा कौन करता है? दम का मतलब क्या है? दम का मतलब है कफ़ारा। वो कफ़ारा जो हज के दौरान अगर कोई वाजिब तर्क हो जाती है तो उसकी अदायगी को दम कहते हैं। अब हनफी के नज़दीक 3 फ़राइज़ है हज में और 5 वाजिबात हैं। अहले हदीस हज़रात के नज़दीक 6 वाजिबात हैं। अब ये जो 5 या 6 वाजिबात हैं, इनमें अगर कुछ चीज़ तर्क हो जाता है तो हमें क्या करना होता है? दम अदा करना होता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे इस साल 1.75 लाख लोग इंडिया से हज के लिए जा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों को हज के लिए जाते हुए सुना होगा, आप खुद भी गए होंगे, आपका भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। कितनी बार आपने ये चीज़ सुना है कि फलाँ शख्स ने दम अदा किया है क्योंकि उसने वाजिब तर्क किया है? मैंने इस चीज़ को तो होते हुए देखा है कि इंसान अपने जो 3 फ़राइज़ है उसमें से एक फ़राइज़ को लैप्स कर जाता है और उसके बाद क्या करे ना करे आनन-फानन में वो दम अदा करने लग जाता है। वो समझता है कि बस शायद यही मेरा सॉल्यूशन है। सवाल मेरा ये है कि आपने अपने लाइफ़ में कितने लोगों को देखा है दम अदा करते हुए? अगर आपने 1 लोगों को देखा है पिछले 10 साल में, 20 साल में, तो आप कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए। अगर आपने किसी को नहीं देखा है तो आप 0 लिखिए और आपने जितने लोगों को देखा है आप उतने गिनती लिखिए। जब तक आप इसमें कमेंट कर रहे हैं तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से नमाज के अंदर में सजदा सहव होती है वाजिब को तर्क करने से, उसी तरीके से हज में अगर हम कोई वाजिब को तर्क कर देते हैं, अभी मैं वाजिब की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लाजमी सी बात है, हम मसले मसाइल हमारा थीम नहीं है आज का। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं कि सजदा सहव हम अदा कर रहे हैं, चाहे कितनी भी हमारे पास वाजिबात की गलती हो जाए। यानी अगर हमने वाजिब में 2 गलती की, नमाज के अंदर में 3 गलती की, तब भी हमें सजदा सहव एक ही करना होता है। लेकिन हज के अंदर में अगर आपने 2 वाजिब को तर्क कर दिया तो आपको 2 दम अदा करने होते हैं। ठीक है? ये डिफ़रेंस है इसमें और इसमें। ओके, मुझे कमेंट में रिप्लाई में सिर्फ़ एक ही फ़ैज़ल रज़ा साहब का आ रहा है कि नेवर हर्ड ऑफ माय लाइफ़।
इन माई लाइफ। ओके, तो इनफैक्ट मैंने भी कभी नहीं सुना, और जब भी मैंने हज पे भी गया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, मैंने ये चीज़ नहीं सुना किसी को कभी ये करते हुए कि वो दम को अदा कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्यों हम दम से इतना ज़्यादा स्केप करते रहे होते हैं, इसके बारे में हम ना बात नहीं कर रहे होते हैं। तो कफ़ारा अगर एक वाजिब तर्क हो जाए तो फिर एक बकरा या शीप या गोट को करना होता है। अब इसका जो है ना वजूहात क्या है कि वो हमें पता चलेगा जब हम ये कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आज के डेट में एक शिप का कॉस्ट है 900 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 20,000 हो जाता है इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। और अक्सर हज के लिए जब जा रहे होते हैं तब हम क्या देखते हैं कि लोग ग्रुप में होते हैं, 3 के, 4 के, 5 के ग्रुप में होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे, ये मैंने टोटल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है, ये जो ग्रुप होता है ये इकट्ठे जो भी करते हैं एक साथ करते हैं, और अगर उन्होंने 2 गलतियाँ भी कर दी, जो कि 5 गलतियों में से या 6 गलतियों में से अगर 2 गलती भी कर दी एब्सेंट माइंडेडली, तो फिर ये टोटल बन जाता है 2 लाख रुपए। यानी कि 2 लाख रुपए का ये कफ़ारा अदा कर रहे होते हैं ये ग्रुप। तो एक बहुत ही ना आसान तरीका हो जाता है कि चलो इस बारे में हम बात ही नहीं करते। ये सब लोगों में ना कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, और उसके बाद बस सब क्लियर हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि हज में दम जैसी भी एक चीज़ होती है और ये हज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं कभी कह रहा हूँ कि नौजवानी में करने वाली इबादत है, कभी दम की बात आ रही है, तो मैं इस बात को आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप एक सबसे ज़्यादा इस्लाम का ना डिफ़िकल्ट इबादत करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इसके दुआ में ही, इसके नियत में ही इसकी दुआ है, और वो दुआ ये कहती है कि अल्लाह ये मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, ये मेरे लिए आसान फरमा। इस्लाम के और कोई अरकान ऐसे नहीं हैं जिसको शुरू करने से पहले हम आसानी की दुआ कर रहे होते हैं। ओके, दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा, और इसका मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि नंबर्स में नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कि अगर आप हज में जाने के बाद आप सारे के सारे फ़राइज़ को अदा कर रहे हैं और सारे वाजिबात को भी अदा कर रहे हैं, तो ऐसा कौन-सा वर्स्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं? पॉसिबल क्या चीज़ है? और इसका आंसर देने से पहले आप अपने ज़हन में भी सोचिए, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये सवाल एप्लीकेबल ही क्यों है, इसको मैं पहले जस्टिफ़ाई करना चाहूँगा कि भई ये सवाल ही क्यों उठ रहा है कि वर्स्ट चीज़ क्या है? इसका जवाब ये है कि अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को मैं वर्स्ट थिंग का नाम ले रहा हूँ, आफ्टर फ़राइज़ एंड वाजिबात का लैप्स करना, यानी कि आपने ऐसा कोई एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से आपके हज ही नहीं हो रही है, उसकी तो बात अलग है। लेकिन उसके ऊपर ओवर एंड अबव दैट वर्स्ट थिंग क्या है? वो है वेस्टिंग ऑफ टाइम। और अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं क्योंकि 40 दिन का वफ़ा होता है आपके सामने, और आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं 40 दिन तक कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। इस वजह से ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अक्सर लोग इंडल्ज होते हैं। इस वेबिनार से हम ये चाहते हैं कि आप अपने लिए एक ऐसा शेड्यूल तैयार करें जिसमें हम आपकी मदद करेंगे कि आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा बर्बाद करने के लिए, इंशाअल्लाह। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक ना कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगरचे मैं पहले तो ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि टाइम और मनी, ये दोनों आपस में कोई कंपेरेबल ही नहीं है। ये इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है। वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। पैसों का जो भी वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन टू मेक आवर डिस्कशन अंडरस्टैंडेबल, आपको थोड़ी-सी ना एक कॉन्सेप्ट समझ में आए वक़्त की कीमत का, तो इस वजह से मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने हज की तैयारी में जो खर्चा किए हैं, उसका एक ना एप्रोक्सिमेट कॉस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपने 81,800 रुपीज़ जमा किए हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 1,70,000 जमा किए हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है हर जगह का अलग-अलग है। बेंगलोर में ये है 52,000, और गया में ये है 1,48,000। यानी कि स्टेट टू स्टेट, लोकेशन टू लोकेशन ये वेरी कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एवरेज ले रहा हूँ 1 लाख रुपए।
मतलब 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए पड़ रहा है। ये अलग अलग लोकेशन का अलग अलग है। अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए ले लिया। अच्छा, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने कितना खर्चा किया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपने कुर्बानी करनी है 16,000 रुपये। आपने शायद हज कमेटी ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर दिए होंगे या वहाँ जाके करेंगे, जैसे भी। वो कुर्बानी से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। आपने पासपोर्ट बनवाया, ये पासपोर्ट आपने नहीं बनाया था इससे पहले, आपने सिर्फ हज के लिए ही बनवाया है। अदरवाइज आपका इसका कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, और शायद हज से वापस आने के बाद और दोबारा हज जाने से पहले इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपीज़ आपका खर्चा हुआ है। कम बेश हो सकता है। आपका घर जो है ना वो एयरपोर्ट के बाजू में नहीं है, तो आपके घर से एयरपोर्ट में जाना और वापस आना, इसमें प्लस माइनस 5,000 तो खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि हज में जाते हैं, पूरा सेरेमोनियल विजिट होता ही है। आपने हज के लिए बहुत सारे शॉपिंग भी की, अप्रोक्सीमेट 5,000 मैंने ले लिया। फिर आपका जो मेडिकल हुआ और एक्सवाइजेड जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 3,80,000। ये टेंटेटिव अमाउंट है। लगभग लगभग 3,80,000 रुपये आप खर्च किए हैं, कर रहे हैं। कुछ का कम हो सकता है, कुछ का ज़्यादा हो सकता है। और ये उस केस में अगर आप हज में जाने के बाद कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, इस बात को कंसिडर करते हुए। अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 3.8 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा इंशाल्लाह। ये कैलकुलेशन को अभी हम कन्वर्ट करने वाले हैं टाइम के ऊपर। आपका वहाँ पे स्टे होगा 40 दिन का। वैसे 40 दिन नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, कहीं 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 पे ये 37 डेज़ का भी होता है, और अप टू ये 44-45 डेज़ तक भी होता है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, फ्लाइट टू फ्लाइट वेरी करता है, लेकिन एवरेज 40 डेज़ ही होता है। एक्सेप्शन केस में 37 होता है, 37 एंड 44। अक्सर ये 39, 40, 41 ऐसे रहता है। जिस पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप 6 से 7 घंटा आप सोएंगे रोज़ाना, और आपको तैयार होने में और फ्रेशन अप बाकी सब चीज़ों में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। यानी कि जो 9 घंटा आपका कंट्रोल में नहीं है, ये आपके एक्टिव आवर्स नहीं हैं। तो आपके 24 घंटे में से एक्टिव आवर बचते हैं सिर्फ 15 घंटा। यानी कि ये 15 घंटा ही है जिसको आप अवेल करने वाले हैं रोज़ाना, 15 आवर्स डेली। तो आपके टोटल एक्टिव आवर्स हो गए हैं जिनके लिए आपने पे किया है, वो है 40 × 15, 40 दिन, रोजाने का 15 घंटा, यानी कि 600 घंटा है। आप हज के लिए जा रहे हैं 600 घंटे के लिए। अगर आपने पहले कैलकुलेट नहीं किए थे तो अब कर लीजिए इसको कैलकुलेट। आप 600 घंटे के लिए 600 एक्टिव आवर्स के लिए जा रहे हैं। जब आप सो रहे हैं तो फिर तो आप सो ही रहे हैं ना, उसमें तो फिर कुछ नहीं है। या फिर जिस टाइम आप वॉशरूम में हैं तो आप वॉशरूम में ही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके वक्त को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। 9 घंटे से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें अपने सोने में और दूसरे ज़रूरियात में, और बाकी जो टाइम है आपके पास 15 घंटा, इसको आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। यही हमारे वेबिनार का मकसद है। इस वजह से ये कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं कि 3,80,000 रुपये आपने खर्च किए हैं 600 घंटे के लिए, तो 1 घंटे की कीमत हो गई आपकी ₹633। अब इसको जो है ना हमेशा अपने जहन में रखिएगा। जब भी आप किसी होटल में अपने किसी दोस्त के साथ खाने पे बातें कर रहे हैं और बस यूं ही बात ही हो रही है, तब आप समझिएगा कि मैं बात कर करके 600 रुपये मैंने अपना ज़ाया कर दिया, जब मैंने 1 घंटा बात कर लिया। किसी के लिए ये पैसे बहुत वैल्यू नहीं करते, बहुत मालदार होंगे, 600 रुपये हम वैसे ज़ाया कर सकते, कोई बात नहीं। किसी के लिए वैल्यूबल होगा। अगर आपके लिए वैल्यूबल है ये 600 रुपये, तो आप समझिए, अगर आपके बच्चों ने आपको तैयार करके भेज रहे हैं हज के लिए, तो आपके बच्चे का 600 रुपये आप ज़ाया कर रहे हैं, जब आप आलतू फालतू की बातों में अपने वक्त को ज़ाया कर। आपके बच्चे ने आपको भेजा है वहाँ पे इबादत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आपको नहीं भेजे हैं वहाँ जाके दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल नहीं, तो आप समझिए रैंडमली मैंने एज़्यूम किया है कि आपकी उम्र 50 साल की है, प्लस माइनस होगा, 50 साल की है, तो इतने दिन आपके हो चुके हैं। और ये जो 40 दिन है ना, ये आपकी ज़िंदगी के 0.002% ऑफ योर लाइफ है। मतलब बहुत ही छोटा आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड है। ये जो पीरियड है, ये आपका बेस्ट पीरियड है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ना मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार वाई वाई लिख दीजिए, वाई फॉर यस। और यस का मतलब है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जिस कोर मैसेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जो वक्त है ये बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको आपको जुडिशली इस्तेमाल करना है, ये हम चाहते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ यस का कर दीजिए। ओके, अब आपका जो प्रिपरेशन है, ये 3 तरह का प्रिपरेशन आप करने वाले हैं। एक
आपके जो मक्का में स्टे रहेगा, जो कि लगभग 23 दिन का होगा, 23 दिन 24 दिन हो सकते हैं। दूसरा, आपके हज के जो 5 दिन होंगे वो खास 5 दिन, और तीसरा 8 दिन जो आपके मदीने के होंगे। अब इसमें जो मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ नॉलेज के एतबार से, क्योंकि इन तीनों के लिए 3 डिफरेंट नॉलेज आपको एक्वायर करना है। आपको मैं बात कर रहा हूँ पैकिंग से रिलेटेड, यानी इन तीनों में आपको 3 दीगर तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसमें आपको तैयारी की बात कर रहा हूँ टू डू लिस्ट से। आप अपने लिए कुछ टास्क आप अपने दिमाग में बनाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप तीनों के एतबार से अलग अलग तरीके से आप तैयारी करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बात करना चाहूँगा माइंडसेट के बारे में, कि वो माइंडसेट जिसको लेके आपको मक्के में रहना है और जो माइंडसेट मदीना में रहना है, इन दोनों में फ़र्क है। तो जब हम इन तीन दोनों में फ़र्क को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों मक्का और मदीने का जो स्टे है ये डिफरेंट है और इसमें हमें डिफरेंट माइंडसेट की ज़रूरत है। ओके, अब जब माइंडसेट की बात आ रही है तो ये मेरे को अपने नेक्स्ट पॉइंट में लेके जाता है कि एक यूनिक माइंडसेट है जो आपको पूरे सफ़र के लिए करना है, और इसको जो है ना, आप अपने हज का टैगलाइन बना लीजिए कि हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। इसको अगर आप हर रोज़ अगर आप याद करते रहेंगे, और हर रोज़ कई मरतबा अगर आप इसको याद करते रहेंगे, तब भी ये एसेंशियल है, क्योंकि पूरा 40 दिन आप सब्र के ही इर्द गिर्द में रहेंगे और दुआ के ही इर्द गिर्द में रहेंगे। आप चाहें तो हर मौके पे दुआ करने का मौका है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर मौके पे, हर 40 दिनों के हर लम्हे में आपके साथ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा हो रहा होगा कि आपको सब्र करने की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह ये सब्र और दुआ, इन दोनों के ऊपर हमारे डेडिकेटेड स्लाइड अवेलेबल हैं। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप अपने जहन में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बिठा लें कि हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। ओके, तो अब आता है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला बात जिस पे मैंने पहले से बहुत एम्फेसाइज किया है वो ये है कि हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप किसी और के इल्म के ऊपर डिपेंडेंट होके मत जाइएगा, एज लॉन्ग एज वो एक आलिम हो, और ये जो आलिम है ये आप ही के स्कूल ऑफ थॉट के हों, यानी कि फ़िक्र के एतबार से वो सेम हो। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें आप हनफिया के नज़दीक मालिकी, शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल का जो तरीका है अलग है, आप अहले हदीस हजरात का तरीका अलग है। प्लस आप जो हज कर रहे हैं वो आप किरान कर रहे हैं, तमत्तो कर रहे हैं, आप कौन सा वाला हज कर रहे हैं, हज इफ़राद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगर सामने वाले आलिम के बारे में पता है कि वो कौन से टाइप का कर रहा है और ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तभी आप ब्लाइंडली इनको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, टेक मैक्सिमम पॉसिबल आइटम फ्रॉम इंडिया। आपका जो भी किट है, शेविंग किट रहेगा, आपका ब्रश और नेल कटर हो सकता है, या आपका लिप बाम हो सकता है। अम, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे इस्तेमाल में आ सकती है, प्लीज़ वहाँ के शॉपिंग के लिए उसको मत छोड़िए, उसको आप यहीं से ही इंडिया से ही उसको लेके जाइएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि आप यहाँ से रेज़र को लेके जा सकते हैं। रेज़र ख़ास तौर पे अगर वो बैटरी ऑपरेटेड हो, और बैटरी ऑपरेटेड ही हो, वरना कोई यूज़ का नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड रेज़र अगर आप लेके जाते हैं, और रेज़र कह रहा हूँ, ट्रिमर अगर आप लेके जाते हैं, तो ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा। वो कैसे? आपके ग्रुप में मिसाल के तौर पे 5 लोग हैं जिसमें से 3 मेल है, तो ये 3 हज़रात 2 बार तो कंपल्सरी हलक करेंगे ही। यानी एक बार जब आप जाते ही उम्रा करेंगे, और एक बार हज के दौरान जब आप उम्रा करेंगे, दो, यानी कि हज के दौरान जब आप हलक कराएंगे, तो 2 बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको हलक करवाना होगा। अब वहाँ पे हलक करने का जो चार्जेस होता है वो 15 से लेकर 20 रियाल का होता है, वो वेरी करता है, और हज के टाइम पे तो रेट बढ़ ही जाता है। तो अगर 3 शख्स हैं और वो 2 बार, यानी कि टोटल 6 बार इंटू 20 रियाल, यानी कि 120 रियाल
आप इस खर्च करने वाले हैं सिर्फ हलक करने में। और अगर आप एक ट्रिमर लेके जाते हैं विच विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़, तो ये आपके पैसे को सेव करेगा ज़बरदस्त, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम। जब आप हज के दौरान हज पे होंगे तब आप ये देखेंगे कि जब हलक का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आपको बार बार इजीली मिलता नहीं है और उसमें आपका बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसा भी होता है कि जो ब्लेड वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि वो कितने बार वो मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि इस तरीके का जो ब्लेड है, कॉमन ब्लेड यूज़ करना इट इज़ नॉट सेफ़। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना ट्रिमर ले जाइए और साथ में एक बेसिक जो रेजर होता है जो आपको आर्म पैड क्लियर करने के लिए ज़रूरत होती है वो आप लेके चल जाइए और आप लोग आपस में ही एक दूसरे का कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो उसको अगर फेंक के भी अगर आप आ जाए तब भी आप फ़ायदे में हैं, तब भी आप अपने वक्त और पैसों के एतबार से किसी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं है। तो आप ज़रूर इंडिया से सारे के सारे चीज़ें जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है लेके जाइए। आप नौजवान हैं, आप अपने तरफ से यहाँ से सत्तू लेके जाइए और उसको अपने बैग में रखिए और जब आप पूरे सफ़र के दौरान बस सत्तू को पानी में मिलाइए, खा जाइए, ख़त्म। और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है आपके मेन्यू को। हाँ, आप उम्र-दराज़ है, ये चीज़ आपके लिए फिर रिकमेंडेड नहीं रहेगा, आप प्रॉपरली आप अपने डाइट का ख़्याल रखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको लगता है तो प्लीज़ वहाँ के शॉपिंग के लिए मत रखिए क्योंकि शॉपिंग में भी आपका वक़्त ज़ाया होगा जो कि आप नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट, आपका जो हैंडबैग है, आप अपने फ़्लाइट के हिसाब से देखिएगा कि हैंडबैग 10 टू 15 केजी होता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट में अलग-अलग एयरक्राफ्ट के अलग-अलग पॉलिसीज़ रहते हैं, हज के टाइम पे बाज़ाब्ता इसको बढ़ा देते हैं। लेकिन क्योंकि इसका नाम होता है हैंडबैग, मैंने अक्सर हाजी इकराम को देखा है, वो समझते हैं कि भई वो बैग जिसको हम सिर्फ़ हाथ में उठा सकते हैं, उसी का नाम ही होता है हैंडबैग। नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हैंडबैग में आप ट्रॉली भी लेके जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज़ हैंडबैग। वो बैग जो आप एयरक्राफ्ट के अंदर लेके चले जाते हैं उसका एक लेंथ और ब्रेथ का डायमेंशन का वो स्पेसिफिकेशन मेंशन रहता है, अलग अलग एविएशन इंडस्ट्री का अलग अलग रहता है। बहरहाल आपने मैक्सिमम कैपेसिटी वाले खाली बैग को लेके जाना। इंडिया से हो सकता है कि आप खाली लेके जाएंगे, वहाँ से आप उसको भर के लेके आएंगे खजूर से और जमजम से, लेकिन आप हैंड बैग मैक्सिमम साइज़ का लेके जाइएगा क्योंकि अक्सर हज में वापसी के दौरान लगेज का इशू होता है। ओके, नेक्स्ट है कि जब आप सिम परचेज़ करने की बात होगी तो प्लीज़ वहाँ के लोकल लोग का मतलब है कि वो अक्सर आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके बैगेज को उठाने वाले कुछ लोग आएँगे। अक्सर ये लोग बांग्लादेशी या फिर इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं, वो लोग आपको हेल्प कर रहे होते हैं। वो लोग ऑफ़र करते हैं कि सर आपको सिम चाहिए क्या? सिम चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उन लोगों से आपको सिम नहीं लेना है। कई बार हज कमेटी ऑफ इंडिया भी सिम प्रोवाइड कराती है, अगर कराती है तो आपको भी अगर करा रही है, नूर अला नूर। ये हर स्टेट में सेम नहीं रहता है, वेरी करता है। आपको अगर प्रोवाइड करा रही है तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ वहाँ जाने के बाद आप देखिए ऑफ़िशियल चैनल से जो सिम मिलता है आप उसी को लीजिए, लोकल को मत लीजिए क्योंकि वो सिम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप ज़रूर अपना डायरी और पेन लेके जाइएगा। आज ये वेबिनार मैं कंडक्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ माय डायरी एंड माय पेन। 2011 में अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई थी और तब मैंने सब चीज़ें नोट डाउन किया था। जैसे मैंने आपको पहले के वेबिनार में बात हुई थी कि अल्लाह ने एक मुझे क्वालिटी दी है कि मैं एनालिसिस बहुत अच्छा करता हूँ। एनालिटिकल अल्लाह ताला ने मुझे एक सिफ़त दी है, एक टेंडेंसी दी है। जो भी चीज़ हो रही होती है मैं उसको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस मैं करता हूँ और कर पाता हूँ। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे से बिना कोई भी चीज़ एनालाइज़ किए हुए रहा ही नहीं जाता है, चाहे वो कितना भी बेसिक चीज़ हो, कितना भी सिंपल चीज़ हो। लेकिन वो एनालिसिस किसी काम का नहीं है अगर हमने नोट डाउन नहीं किया। तो जब मैं आपको पेन और डायरी के लिए बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे लगेज में क्या-क्या चीज़ लेके जाना उसकी लिस्ट बता रहा हूँ। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि शायद वो चीज़ आप लेके जाना भूल जाए, जैसे कि दुआ का लिस्ट। आप अभी से इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने परिवार से बात करके दुआ की लिस्ट बनाइए। अक्सर लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि भई मेरे फलाँ के बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही है, फलाँ का जॉब नहीं लग रहा है, फलाँ का मेरा ये XYZ इश्यू है। कोई फाइनेंशियल हो सकता है, कोई लीगल इश्यू हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उन सब का लिस्ट डाउन कर देना है।
वैसे बड़ा आसान जवाब है अल्लाह के नज़दीक, तो वैसे आप हाथ उठा के कह रहे हैं या अल्लाह जितनों ने दुआ की दरख्वास्त की है सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ये बहुत ही ईजी तरीका है। लेकिन जब आप एक लिस्ट बना के जाते हैं और वो लिस्ट को हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं और हर एक दुआ के मौके पे आप वो लिस्ट को निकालते हैं और आप अल्लाह के नज़दीक एक एक चीज़ का नाम ले लेके या अल्लाह फ़लाँ के फ़लाँ मसले को ख़त्म फ़रमा दें, फ़लाँ के फ़लाँ हाजत को पूरा फ़रमा दें। तो ये जो दुआ का लिस्ट है इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होगा। मैं नहीं चाहूँगा और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई चीज़ को भूल जाएँ, हज के दौरान पूरे 40 दिन आपको याद नहीं आया और वापस आने के बाद आपको रिग्रेट हो कि ओहो! ये भी तो एक चीज़ करने की थी। चाहे वो दुआ हो या फिर वो इबादत हो। मैं नहीं चाहूँगा और आप भी नहीं चाहेंगे कि वापसी के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट हो। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके दुआओं में हमें भी याद कीजिए। जब मैं हमें कह रहा हूँ तो हमारे इस वेबिनार को टोटल सुपरवाइज़ करने के लिए ट्रू पाथ फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें इसमें मोटिवेट किए, इनिशिएट किए हैं। उनके एसोसिएशन के साथ ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट काम करती है, हमारा इंस्टीट्यूट है। तो आप सभी हाजी इकराम से दरख्वास्त है कि ये नौजवानों की एक फ़ौज है, दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी दुनिया आखिरत को कामयाब फरमा दें। इन लोगों के लिए खूब दुआ कीजिएगा। ये लोग अपने किसी भी दुनियावी नफ़े को नहीं ध्यान में रखते हुए अपने जवानी के वक्त को लगा रहे हैं उम्मत के नफ़ा के लिए और उम्मत के खिदमत के लिए लोग लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिएगा। नोट डाउन करके लेके जाइएगा ट्रू पाथ फाउंडेशन और ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे उलमा इकराम है, बहुत सारे आवाम है जो लगे हुए हैं, जो खुलूस नियत के साथ काम कर रहे हैं। सबको आपकी दुआ की दरकार है। इनको आप याद करके रखिएगा, अपने लिस्ट में इन दोनों को ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि आप एक लिस्ट बनाएं यूनिक चीज़ों का। अब ये यूनिक चीज़ क्या है वो मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। कुछ यूनिक इबादत है जो करने के हैं, यूनिक एक्टिविटीज़ है जो करने के हैं, तो वो चीज़ आप इंशाल्लाह कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप लिस्ट बना के लेके जाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं वो लिस्ट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप रोज़ाना भी एक एक एक्टिविटी करेंगे तो यू विल हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ कंटेंटमेंट इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि एक ऐप है, ये सऊदी की ऐप है अल हरमैन करके। ये आपको एंड्रॉयड में और आईफोन दोनों में ही अवेलेबल होता है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अल हरमैन, बस यही नाम है, आप सर्च कर लीजिए इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है। आप डाउनलोड करेंगे बाकी डिटेल आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो किस तरीके से वहाँ का जो वहाँ पे आपका ना एक अच्छा रहबर है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको ना गाइडेंस करने के लिए बहुत अच्छी ऐप है। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि द थिंग्स विच कैन बी और विच शुड बी अवॉइडेड टू मैक्सिमाइज द रिवार्ड। आप जा रहे हैं, सवाब तो आपको मिल रही है इंशाल्लाह, लेकिन ये सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिले इसके लिए आप वो क्या ख़ास अमाल कर सकते हैं। पहला, अवॉइड वेन टॉक इवन विथ योर इमीडिएट पार्टनर। ऐसे तो पूरे ग्रुप में जा रहे हैं, चलो ग्रुप के साथ आप बातें नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो खास हो सकता है, आपके अहली आपके साथ जा रहे हैं, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपके साथ जा रहा है, उनके साथ भी फिजूल की बातें मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे गीबत तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इवन फिजूल की बातों के लिए एक प्रोवर्ब है, पुअर माइंड टॉक अबाउट पर्सन, पुअर माइंड टॉक अबाउट पर्सन, एवरेज माइंड टॉक अबाउट इवेंट एंड ग्रेट माइंड टॉक अबाउट आइडिया। अब इसको जो ना अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए कि आप पर्सन के बारे में बात करना पसंद करते हैं या इवेंट के बारे में बात करना पसंद करते हैं या आइडिया पे बात करना पसंद करते हैं। ये खुद आपको ना आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ये बात सिर्फ हज के लिए नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया भाई लोगों के बारे में बात नहीं करना है। और ये प्रोवर्ब है एनोनिमस, मुझे नहीं पता किनका है, लेकिन ये मैंने प्रोवर्ब सुना था करीब 15 साल पहले और ये मेरे को बिल्कुल टच कर गया, मेरे को बहुत ज़्यादा ये सही लगता है। और ख़ासतौर पर ऐसे प्रोवर्ब जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेबल है और वो प्रोवर्ब जो दीन के साथ भी मैच करती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने कभी भी पूरी लाइफ में ना पर्सन के बारे में बात करनी ही नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, बात ही नहीं करनी है, मतलब ही नहीं है। दूसरा, इवेंट, इवेंट मतलब पास्ट में हो चुकी इवेंट। इवेंट अगर ये एक लेसन देती है आपको, यानी कि ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, तो ठीक है इसके बारे में बात कर लें और ज़रूर इसका एंड करते हुए आप इसमें से लेसन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे हमने ये सबक सीखा, दैट्स ऑल। अगर उस इवेंट में कोई लेसन नहीं है तो इवेंट के बारे में भी बात नहीं करनी है। ये
पुअर माइंड की क्वालिटी है, ये एवरेज माइंड की क्वालिटी है। लेकिन उम्मत को इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो फ्यूचर के प्लानिंग्स के बारे में बात करें और आइडियाज़ के बारे में बात करें। मैं चाहूँगा कि, और इवन आप भी चाहेंगे कि आप जब हज से आए तो एक बेहतर इंसान बन के आए, तो आपको ना वो प्लान डिस्कस करना है। इनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, आपके जो इमीडिएट फ्रेंड है उनके साथ। अगर आप किसी के साथ गए हैं, अकेले गए हैं, तो अल्लाह के साथ बैठ के बात कीजिए। बात कीजिए कि किस तरीके से आप एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप कुरान को और सीख सकते हैं, किस तरीके से कुरान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप दीन की खिदमत कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर ना प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे बैठ के सिर्फ इस तरह के पॉजिटिव प्लानिंग ही कीजिए जब आप इबादत नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट इन्वॉल्व इन एनी आर्गुमेंट, लेट इट बी रिलीजियस। अब ये जो है ना, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। हाईलाइटेड पॉइंट क्यों है कि आर्गुमेंट में भी लोग लग जाते हैं। अभी आपको हो सकता है, अगर आप हज पे जा चुके हैं तो आप एग्री करेंगे, अगर आप नहीं गए हैं तो हज से वापसी के बाद आप जरूर इसको एग्री कर रहे होंगे कि लोग बेतुके आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। कोई जिसका हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही होती है। आपको लगेगा कि अल्लाह के बंदे कर क्या रहे हो अल्लाह के घर पे आके, लेकिन हो रही होती है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करूंगा कि आपको रिलीजियस टॉपिक में भी आर्गुमेंट नहीं करना है। आपको लगेगा कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, आपको लगेगा मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, नहीं, आप शैतान के ट्रैप में फंसे हुए हैं। शैतान चाहता है कि आप अपने कोर एक्टिविटी जिसके लिए आप आए हो उससे आप हट जाए और आप किसी भी दूसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाए, इंडल्ज हो जाए। शैतान विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दिस, विद दिस। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो ना आपको आर्गुमेंट के सतर तक नहीं जाना है। हाँ, दावत देनी, हाँ बिल्कुल दावत देनी है, आप अपने तरफ से दावत दे दीजिए, वहाँ से हट जाइए। अगर आपको लगता है कि उम्मत में कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको सोल्व करने की ज़रूरत है, तो वो इश्यूज़ का ना आप लिस्ट बनाइए, उसको सोल्व करने के लिए प्लान बनाइए, और प्लान बना के आप इंडिया में आइए। और इंडिया में आने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप ट्रू पाथ फाउंडेशन से कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, और इंशाअल्लाह हम मिल के उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। लेकिन वहाँ पे ना प्रॉब्लम सोल्व करने के चक्कर मत पड़ जाइए कि भाई फला बंदा मुझे मिला है, ये गुस्ताख रसूल है, ये शिरक करता है, ये बिदत करता है, भाई इसको तो सुधारना है, आज इसको सुधार के ही मेरा हज कबूल करवाना है। नहीं, इन सब पंगों में मत पड़िए, इन सब रिक्वायरमेंट में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक इंडिविजुअल के लिए आप अपने औकात को ख़राब मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि आपका 1 घंटा जो है वो 600 रुपये के बराबर है। और याद रखिए कि आप अपने लाइफ के 0.002% को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए हैं, इसको आप ज़ाया करना पसंद नहीं फरमाएंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू अवॉइड ग्रुप्स वाइल विजिटिंग मस्जिद। मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, कुछ भी हो, आपको ना ग्रुप को अवॉइड करना है। क्यों? यहाँ से आप जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाजी पूरे पूरे एक फ़्लाइट एक ग्रुप में जाती है, वहाँ पे आपका एक कॉमन टीम बनाई जाएगी। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे जो बात है ना, ये मैं कह रहा हूँ टू बी अवॉइडेड। देखिए, ये इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि ये बिल्कुल ना हराम के दायरे में है और हज कबूल नहीं होगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्यों बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमाइज अपने रिवॉर्ड को, मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, बस आपके हज को और बेहतर बनाने के लिए, आपके हज को और बेहतर बनाने के लिए आप ग्रुप्स को अवॉइड कीजिए कि भाई 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलके जा रहे हैं, चलो भाई चलते तवाफ करते हैं। ये ना कोऑर्डिनेशन में ही आपका दिन निकल जाएगा। और भाई वो कहाँ रह गया, एक पीछे रह गई, एक पीछे रह गया, ये सब दिक्कत होगा। ट्राई कीजिए आपके ग्रुप को जितना छोटा बनाएं, और ये 2 से लेकर 3 लोग, इससे बड़ा ग्रुप कभी मत बनाइए, इससे बड़ा ग्रुप कभी मत, 4 लोग का ग्रुप कभी बनाइए ही नहीं, और उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से गए हैं 10 लोग एक साथ, तो आपस में आप लोग डिवाइड कर लीजिए, चलो भाई आप दोनों की एक जोड़ी, आप दोनों की एक जोड़ी, ऐसे करके 5 जोड़े बना लीजिए बस। अब ये 5 जोड़ी वहाँ पे जो है ना, निभाने के लिए नहीं जाना है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं जाना है, वहाँ पे आपको जाना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो अगर आप बड़े ग्रुप हैं तो प्लीज़ स्प्लिट योर ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप। ये आपको बहुत कंफर्ट देगा और आपको इबादत में फोकस करने में आसानी होगी, और कोऑर्डिनेशन में वक्त ज़ाया आपका नहीं होगा। नेक्स्ट सजेशन है ये कि अवॉइड अनलिमिटेड डाटा पैक टू अवॉइड रेगुलर कॉल टू इंडिया। अब लाजमी सी बात है, वहाँ जाके आप नॉर्मल कॉल तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, अनलिमिटेड डाटा पैक इंस्टॉल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ईमो डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद रोज़ाना आप वहाँ का अपडेट देंगे
कि अभी मैं जा रहा हूँ तवाफ़ करने के लिए, अभी मैंने खाना खा लिया, अभी बारिश हो गई है, जिससे इंडिया में रहने वाले लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको ना जितना भी आपको बुरा लगे, लेकिन आप समझ लीजिए, आप तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं, इससे आपके बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप अगर जाके तवाफ़ में दुआ करेंगे, तो आपके बेटे के लिए नफ़ा है। आपको अपने परिवार को ये अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप रिचार्ज ही मत कराइए। थोड़ा ना कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, आप नॉर्मल कॉल करेंगे, लिमिटेड कॉल करेंगे, और वो ज़्यादा बेटर है रेदर कि आप बहुत अच्छा डाटा पैक करा लिए और उसके बाद अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेट सपोज़ आप वहाँ पे जाके बीमार पड़ गए। आपने यहाँ पे अपने बेटे को बताया कि बेटे मेरे को हो गया फीवर, आपका बेटा क्या करेगा? बताइए। आपका बेटा क्या कर सकता है उसमें? दूसरा, आपका बेटा या बेटी इंडिया में है और वो बीमार पड़ गया, आप वहाँ पे क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना यहाँ वाले वहाँ, वहाँ वाले यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो पाएगा कि चलो ठीक है भाई, 40 दिन बचा हुआ है, लेकिन 40 दिन के लिए हम आए हैं, हज तो हो गई है, अभी और 20 दिन बचा हुआ है, मैं अपने तरफ से फ्लाइट का टिकट कर लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 50,000 की तो खर्चे होगा, तो खर्चा करके मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ अपने बेटे के पास। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ नहीं करना है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए, और हज के लिए ख़ास तौर पर और आम दिनों में तो वैसे, कि इबादत के मामले में, इबादत मतलब वो पार्ट जो हुकूकुल्लाह है, इबादत के मामले में आपको होना है सेल्फिश। जब बंदों की खिदमत करनी है ना, तो आपको अपनी जान दे देना है, अपने से बेहतर सामने वाले की खिदमत करनी है, जो आप कर सकते हो करो। लेकिन जहां बात आती है कि रिलेशन बिटवीन अल्लाह एंड यू, इस वक्त में कोई भी जो ना मखलूक बीच में नहीं आना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। कोई नहीं आना चाहिए, ये अल्लाह और आपके बीच की बात है। और हज जो है, ये 0.002% आपने डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ अल्लाह के लिए। इसमें अपने परिवार को बीच में मत लाइए। डेली का अपडेट ना तो आपको लेना है, ना ही डेली का अपडेट आपको देना है। इस बात को ना बहुत ज़्यादा जहन में रखिए, और इसका तरीका यही है कि आप रिचार्ज ही मत कराइए। नॉर्मल वो कॉल कीजिए जिसमें 1 मिनट का आपका 10 रुपये खर्चा होगा, तो कंट्रोल में रहेगा सब कुछ। ये 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर मिनट टाइप का कॉल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वक्त ज़ाया नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर आप जहनी तौर पे वहाँ पे पीस रहना चाहते हैं अपना, देखिए पिछली बार हमने क्या बात किया कि आपके सवाब को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जहनी एतबार से आपको ना सुकून किस तरीके से आपको रह पाएगा। इंशाल्लाह ये वेबिनार जो है ना 1.5 घंटे की रहेगी, और उसके बाद भी ये वेबिनार का 50% ही कंप्लीट होगा। हम इंशाल्लाह 11 बजे के आसपास ख़त्म कर देंगे, और हमारे वेबिनार का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं वेबिनार के एंड में अनाउंस कर दूंगा, कर लेंगे। तो अभी 10:30 बज गया, 11 बजे तक इंशाल्लाह हमारा ये वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ बी पेशेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है कि ज़हनी तौर पे अगर आपको मुतमईन रहना है, तो थोड़ा-सा जो है ना आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पहला काम क्या करना है कि आपको चोरी से अपने आप को बचाना है, ख़ास तौर पे तवाफ़ के दौरान। अब आपका दिल अगर इतना बड़ा है कि लोग आ रहे हैं, चोरी करके चले जा रहे हैं और आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन एक बात अपने ज़हन में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि अल्लाह के घर में हर कोई वली नहीं है। अल्लाह के घर में हर कोई वली नहीं है, नॉट इवन पुलिस। कि आप सोचो कि अच्छा ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ पे जो भी आया है सब मुखलिस है, सब अल्लाह के वली है और सब कुछ बहुत एक्सीलेंट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे चोर भी है, धोखेबाज भी है। और आप इस बात को याद रखिएगा हमेशा कि मक्का में, मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ प्लेस है, नो डाउट। और वहाँ पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बर्थ हुआ था। उसी तरीके से वहाँ पे अबू जहल का भी बर्थ हुआ था। अगर बेस्ट ऑफ द पीपल का भी बर्थ हो सकता है, आफ्टर नबी बेस्ट ऑफ द पर्सन का बर्थ हो सकता है, तो वर्स्ट ऑफ द पीपल का भी बर्थ उसी ज़मीन में हुआ है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि वहाँ पे जाके आपको हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के नस्ल मिलने वाले हैं। मिलेंगे, उनके भी मिलेंगे शायद, क्योंकि वैसे तो वो मदीना में शिफ्ट हो गए थे, तो बहुत चांसेस कम हैं। लेकिन हाई चांसेस है कि जो लोग मक्का में रह गए थे उनके नस्ल भी आपको मिलेंगे।
और फिर अभी मैं अरब के लोगों के लिए आपके जहन में कोई बदगुमानी नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन आप इतना पॉजिटिव गुमान के साथ चले जाएंगे कि जैसे ही कुछ उनकी तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आप और ज़्यादा बदगुमान हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ना मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप इतना अलर्ट रहिए कि वहाँ पे किसी के लिए आपको बदगुमान होना ही ना पड़े। किसी ने आपकी चोरी की नहीं तो आप बदगुमान हुए भी नहीं। और वहाँ पे आपको तो सिर्फ अरब के लोग नहीं मिल रहे हैं ना, आपको तो पूरी दुनिया से लोग मिल रहे हैं। अब चोर जो चोरी करने वाला वो थोड़ी अरब का है, वो हो सकता है वो अजम में कहीं सब कहीं का भी हो। अब बस आपको जहनी तौर पे आपको सुकून रहे, आपका किसी तरह का दुनियावी एतबार से भी नुकसान ना हो, और इस वजह से ये अलर्ट की बात मैंने की। दूसरा क्या है, डोंट गिव सदका टू फ्रॉड्स। अब ये बड़ा ही अजीब बात है कि भैया कौन है जो धोखेबाजों को सदका देते हैं। इतने सदके होते हैं धोखेबाजों को कि आप ना हैरान जाएंगे। और मैंने पर्सनली 3 लोगों को पकड़ा हज के दौरान। मैंने 3 लोगों को पकड़ा जो सरासर मैंने बताया ना मेरे अंदर में बहुत ज्यादा एनालिटिकल कैपेसिटी है। और वो लोग जो रोजाना कम से कम 1000 रियाल कमा रहे हैं, ऐसे लोग जो धोखा करके कमा रहे हैं, उन 3 लोगों को मैंने खुद पकड़ा। मैं आपको ना 2 स्टोरी बताऊंगा उनमें से। दो ना डिफरेंट टाइप का स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के लोग आपको मिलेंगे और आपको उनके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है। एक मर्तबा एक शख्स मेरे को मिला और वो कहने लगा कि क्योंकि अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है और ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो ये कहता है कि भाई मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गया हूँ और मुझे ना बहुत भूख लग रही है और मेरे ग्रुप इधर ही है, बाकी लोग इधर ही है। अब चूंकि मैं एहराम, और वो आपको ना एहराम की हालत में मिलेंगे, एहराम पहने हुए होंगे और हलक नहीं किए हुए होंगे। अब चूंकि वो एहराम में है तो रिलायबिलिटी बढ़ गई, और वो आपको ये कहेंगे कि हम ना अभी अभी लैंड किए हैं, अभी अभी हम आए हैं, और आते ही इनिशियली हम तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते करते भटक गए हैं और मोबाइल फ़ोन मेरी वाइफ के पास था, मेरे पास नहीं रहेगी और मुझे बहुत भूख लग रहा है। और वो बाकी तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं ढूंढ लूंगा, कैसे ना कैसे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप मेरे को सिर्फ 10 रियाल दे दीजिए। 10 रियाल, 10 सऊदी रियाल आप मेरे को दे दीजिए। आप सोचेंगे कि अरे भाई अल्लाह के घर में मुझे भूखा मिल गया है, इससे ज़्यादा खिदमत करने का मौका क्या है। ये मैं आपको ना टाइप 1 बता रहा हूँ। ये टाइप 1 क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो लो अमाउंट में हाई साइकिल कंप्लीट करवाते हैं। आपके पास अगर हरम में एक भूखा शख्स आ गया और वो आपसे सिर्फ 10 सऊदी रियाल मांग रहा है, तो आप 100% उसको दे देंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, दे देना भाई क्या है। और वो बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी बता रहा है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ। वो हमेशा आपको जो है ना इंडियन पाकिस्तानी मिलेंगे, जो आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, और वो आपके चेहरे को देख के पहचान जाएंगे ये हमारे वहाँ के लोग हैं। वो आपको हिंदी में अच्छे से बात करेगा, हाँ हाँ मैं इस शहर का रहने वाला, सब कुछ सच बताएगा, सिर्फ झूठ इतना बताएगा एक्चुअली उसके साथ ये हालात नहीं हो रही है। ठीक है, आपने सऊदी रियाल दे दिया, आप चल दिए, वो अपना लोकेशन चेंज करेगा और ये स्टोरी वो सुनाता रहेगा सुनाता रहेगा। मैंने ऐसे एक बंदे, अब क्या गारंटी कि ये बंदा सच्चा है, मेरे को कैसे पता चला झूठा हो सकता है, वो सच्चा केस हो, हाँ हो सकता है वो सच्चा केस हो, नहीं वो सच्चा केस नहीं है। क्यों? इस बंदे को मैंने लगातार 10 दिन ऑब्जर्व किया, लगातार 10 दिन तक वो एक ही स्टोरी सुनाया जा रहा है लोगों को कि हम अभी अभी हम आए हैं और अभी तक मैंने हलक भी नहीं किया। और सच में उसने हलक नहीं किया हुआ था, क्योंकि हरम में जाने के बाद इंसान तवाफ़ करता है फिर हलक कर लेता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि इसने तवाफ़ कर लिया है। तो वो आपसे कभी पैसे मांग रहा होगा हलक कराने के लिए, कभी पैसे मांग रहा होगा उसके लिए। और मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती उसके सामने ना दोबारा लेके आया कि फिर वो मेरे से वही स्टोरी सुना रहा था। तो ये हो गया टाइप 1। अब मैं आपको टाइप 2 बताता हूँ। टाइप 2 है ना, वो क्या है, वो लोग होते हैं शॉपिंग मॉल टाइप का। टाइप 1 क्या है, नॉर्मल सब्जी मंडी, जो आपको सब्जी बेच रहे हैं 20 रुपये 30 रुपये वाला, और ढेर सारे सब्जी बेच रहे हैं। टाइप 2 है शॉपिंग मॉल। अब इनको ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, ये अगर पूरे हफ्ते में एक मुर्गा भी अगर फंस गया तो दैट मच इज इनफ फॉर देम। ये क्या कहते हैं, इनका स्टोरी होता है ऐसा कि हम आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, और आने के बाद मेरा पासपोर्ट भी गुम हो गया है, मेरा सारा बैग चला गया, और मोबाइल फ़ोन भी चला गया है, और ये वो मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं बचा हुआ है, मुझे अपने देश में वापस लौटना है। अच्छा, अब ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस बताते हैं। ये कहते हैं कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ और मैं फ़लाँ हूँ फ़लाँ हूँ, उसका कुछ ना कुछ कार्ड वार्ड अपने हाथ में रखेंगे। और
वो आपको एश्योर कराएंगे कि ये बहुत मालदार आदमी है और इसको पैसों की ज़रूरत नहीं, और ये कहेगा कि मैंने आज तक किसी से नहीं मांगा, मुझे मांगने में बड़ा शर्म आ रहा है, फिर भी मैं मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को मदद कर दीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1500 रियाल दे दीजिए। अब ये 10 रियाल वाले नहीं है, ये है 1500 रियाल वाले। और कहेंगे कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं बस आज जाके पहुंचूंगा और पहुंचते ही मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये दो तरह के फ्रॉड आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब इसमें स्टोरी अलग अलग हो सकती है, तरह तरह की स्टोरी आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपको मिलेंगे। तो ऐसों को सदका नहीं करना है, लाजमी सी बात है। तो थोड़ा सा जहन को खोलना है। अब सवाल ये उठता है कि हम फिर क्या करें अगर ऐसे फ्रॉड मिलता है। अल्लाह के घर में किसी ने मांगा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स घोड़े पे बैठ के भी आके आपसे मांगे तो फिर उसको झिड़की मत दो। तो बहुत अच्छा तरीका यही है कि इनको झिड़की नहीं देना है। पुलिस वहाँ पे अवेलेबल रहती है। आपको ये कहना है, भाई आप सच में बड़े मुसीबत में हैं, चलिए मैं आपको पुलिस के पास ले जाता हूँ, और वो आपको हेल्प कर देगा। आपको जो भी, क्योंकि वहाँ पे ना वॉलंटियर्स रहते हैं, पुलिस भी रहते हैं, वॉलंटियर्स बहुत सारे रहते हैं। वॉलंटियर रहता है कार्ड अपने गले में लटकाए हुए, जिनका पर्पस ही ये होता है कि जो लोग भटक चुके होते हैं उनको उनके होटल तक पहुंचाना, उनको किसी ना किसी एजेंसी तक पहुंचाना। तो मैं वॉलंटियर के पास ले जाऊंगा, मैं आपको पुलिस के पास ले जाऊंगा, दे विल हेल्प यू आउट, और पुलिस से एश्योरेंस लेके ये वो आपको, लेकिन दे विल नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। पक्की बात है, क्योंकि वो फ्रॉड है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कि आप कुर्बानी के लिए किसी से भी एग्री मत कीजिएगा। 99% लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया को से ही करवा लेते हैं, और वही सबसे बेस्ट तरीका है, आप उन्हीं से करवा लीजिए। अगर आपने नहीं करवाए हैं और अगर आप हरम में पहुंच चुके हैं तो सऊदी गवर्नमेंट भी कुर्बानी करवाती है, उसके लिए वो टोकन दे देती है, टाइम दे देती है, वो बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पे अक्सर जो ये लोग होते हैं जो आपके लगेज वगैरह उठाते हैं, क्लीनिंग वगैरह करते हैं, वो आपको अप्रोच कहेंगे और बोलेंगे भाई देखो अगर आप गवर्नमेंट से कराएंगे तो फिर तो वो बकरा वकरा इधर उधर लेके भेज देंगे, आप अगर हमसे कराएंगे, हम लोग 10 लोग हैं, हम लोग बकरा भी खा लेंगे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम हकदार हैं, तो आपको तो कुर्बानी वैसे भी करवानी है, आप हमसे करवा लीजिए तो आपकी कुर्बानी भी अदा हो गई और हमें बकरा भी मिल जाएगा। और सबूत के तौर पर कुर्बानी में आप, क्योंकि आप तो रहेंगे उस टाइम पे मीना मुजदलिफा के सफ़र में, तो ठीक है, मीना और मक्का के सफ़र में, तो ठीक है, मैं आपको, आपका नंबर मेरे पास रहेगा, मैं कुर्बानी करके उसका फ़ोटो खींच के मैं आपको दे दूंगा, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरी कुर्बानी भी हो रही है और उसका फ़ोटो भी मुझे दे दिया जा रहा है, तो फिर तो कोई रिस्क का फैक्टर ही नहीं बचा। नहीं, वो आपके जैसे 10 लोगों को पकड़ेंगे और 10 लोगों को सेम स्टोरी सुनाएंगे कि हजरत आपको कुर्बानी तो वैसे ही कराना है, आप मेरे से करवा लीजिए। इन टर्न वो क्या करेंगे, सिर्फ एक कुर्बानी करेंगे, उस एक का फोटो वो सब लोगों को भेज देंगे और सब लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो कुर्बानी हो गया है, और 9 का पैसा के मालिक वो खुद हो जाएंगे। तो कुर्बानी के लिए किसी से भी एग्री नहीं होना है। अगर आपके जान पहचान वाला कोई है, हो सकता है कि हरम में आपके जान पहचान वाले रिलेटिव कोई है, हाँ आप उनसे करवा लीजिए या फिर गवर्नमेंट से करवा लीजिए, लेकिन रैंडम लोगों से मत करवाइए, कितना भी अच्छी वो स्टोरी सुनाए। नेक्स्ट बात यह है कि प्लीज़ पुलिस से भी इंटरेक्शन को अवॉइड कीजिए। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस अक्सर अरब होते हैं, ठीक है, और आपके लिए आप एक हाजी हैं और आपको लग रहा है आई शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, पुलिस के लिए आप कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो, वो 12 महीने यही चीज़ देख रहे हैं। आप जब जाएंगे आप देखेंगे कि हरम के अंदर में पुलिस अवेलेबल होता है, आपको पता ही है, तो आपका बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होगा पुलिस से कि ये लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग बोर हो गए हैं हाजी को देख देख के, और उनका सिर्फ इंटेंशन ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेटेड रहे। तो रेदर कि आप उनके साथ मुठभेड़ कुछ इंटरेक्शन करें जिससे आप उनका गलत फहमी हो जाए और आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लो या कर लो, बेहतर यह है कि आप उनके साथ इंटरेक्शन ही अवॉइड कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरीके से आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम, जैसे हमने पहले बात की थी, सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। पहला काम क्या करना है कि कोई भी मीटअप प्लान नहीं करना है नमाज के बाद। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, हरम में ही हो सकता है, आपके ग्रुप हो सकते हैं, और आप ये कहेंगे ठीक है भाई असर के नमाज के बाद गेट नंबर 15 में मिलते हैं, इस तरह का मीटअप प्लान मत कीजिए, क्योंकि असर की नमाज से पहले और असर की नमाज के बाद दोनों टाइम में कम से कम 20 मिनट ऐसा होगा कि लोग मस्जिद से निकल रहे हैं या फिर घुस रहे हैं। इस टाइम पे भीड़ में खड़े रहने में कोई तूक नहीं है। अगर आपको किसी से मिलना है तो उसको आप दीजिए क्लॉक टाइम, और वो टाइम होना चाहिए अदर दिन नमाज का टाइम। ठीक है भाई, सुबह 11:30 बजे गेट नंबर 15 में मिलते हैं, इस तरह का आपने
टाइम देना है, नमाज के टाइमिंग के साथ नहीं देना है। आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि नमाज के अव्वल और आखिर तो आपको अपनी जगह में ही बैठना है, क्योंकि खड़े होकर भीड़ को निकलने के लिए अपना इंतजार करना, उसमें वक्त ज़ाया करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बैठ के तस्बीहात ही पढ़ लिया जाए। इस पॉइंट को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, डोंट रन एंड वेस्ट योर टाइम बिहाइंड फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखेगा। ऐसे है कि गाड़ियाँ आएगी और आके पैकेट में बिरयानी और तरह तरह की चीज़ें, और उसके लिए लोगों का भीड़ आपको नज़र आएगा। पर्टिकुलर स्पॉट में पर्टिकुलर टाइम में आता है, भीड़ भीड़ आपको वहाँ पे नज़र आएगा। आपको उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। नंबर वन, आपको अगर पैसे ही बचाना था तो आप क्यों इस सफ़र में, तो पैसे बचाने के लिए आप नहीं आए हैं, आप तो टाइम को कदर करने के लिए आए हैं। और ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि आपका 1 घंटा 600 रुपये के बराबर है। आप वहाँ पे अगर एक बिरयानी लेते हैं तो नॉर्मली दुकान में वो बिरयानी आपको मिल जाएगी 20 रियाल की, जो कि आपका ये जो भीड़ भाड़ वाला जो 1 घंटा में जो आप अचीव करेंगे वो उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इस वक्त को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और आपके पास सच में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अपने खाना को कम कर लीजिए। ये एक सॉल्यूशन है। आप अपने फूड इनटेक को कम कर लीजिए, रेदर की फ्री फूड के पीछे अपने वक्त को, मतलब क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं तो क्यों ना मैं अपने पैसों की वैल्यू को और कम कर दूं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपके पास पैसे अगर कम है तो आप फूड इनटेक को कम कर लीजिए। अब लाजमी सी बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भूखा ही रहिए और ख़त्म हो जाइए, नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली पैसे बचाने के लिए फ्री फूड के पीछे भागने से बजाय बेहतर है कि आप कम खाना खा लीजिए। और प्लीज़ अगर आप इसमें से जाते भी हैं तो वक्त खाना ज़ाया मत कीजिए। वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले इस चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जल्द से जल्द दे दे ताकि वो फारिग हो जाए। तो जो भी हाथ बढ़ाता है उनके 2 बिरयानी 3 बिरयानी दे देते हैं, और लोग सोचते हैं कि चलो वो फ्री में मिल रहा है तो ले आते हैं। अब टीम में 5 लोग होते हैं, पाँचों इस जिहाद में लग जाते हैं और पाँचों पाँचों के लिए लेके आ रहे होते हैं, और फिर हमारे पास रूम में इकट्ठा हो जाता है 25 बिरयानी, और खाते हैं उनमें से 6 बिरयानी, क्योंकि कोई एक होगा जो बाकी भी और एक एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद वो बिरयानी पड़े पड़े ज़ाया होता है, क्योंकि अगले दिन फ्रेश बिरयानी का टाइम फिर हो जाता है। प्लीज़ ऐसा एक्टिविटी मत कीजिएगा। अभी आपको सुन के लग रहा होगा ये तो एकदम नॉनसेंस बात है, कॉमेडी कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसा भी करते हैं। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, आप भी अगर उनमें से इन्वॉल्व हो गए तो फिर ये हज का जो ट्रेनिंग आप इतने किए ना, सब बेकार है। टाइम मैनेजमेंट के लिए नेक्स्ट टिप ये है कि आप नमाज से वेल बिफोर वज़ू करके फारिग हो जाइए। नमाज से जस्ट पहले क्या होगा, बहुत सारे भीड़ जमेगी वज़ू खाने में, फिर आप वज़ू खाने में इंतज़ार कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप आधा घंटा पहले 45 मिनट पहले वज़ू करके फारिग होके आ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार वज़ू करना ना पड़े तो उसका तरीका है कि आप कम खाइए। ये मतलब कम खाना जो है ना, सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम है। आप अपने वज़ू को बचा सकते हैं। जब आप का पेट बिल्कुल हरा भरा नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह बार बार वज़ू भी नहीं टूटेगी। नेक्स्ट है अवॉइड लेज़ीनेस। जब आपको लगेगा कि भाई मुझे लेज़ी हो रहा है कि इबादत के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, चलो आज रूम में ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ, हरम में जाके क्या फ़ायदा। तो आप याद कीजिएगा ये दो डाटा आपकी ज़िंदगी का 0.002% पूरे 40 दिन मिला के हैं। अगर एक दिन करेंगे तो और कम हो जाएगा। और अगर ये आपको ट्रिगर नहीं करती है तो आपको ट्रिगर करनी चाहिए ये बात कि आपका 1 घंटे का कीमत है 600 रुपये। अगर आपने 6 घंटे सोने के बाद अगर आपने 7वां घंटा सो दिया तो उस 7वें घंटे में आपने 600 रुपये ज़ाया कर लिया। वहाँ पे आपको अपने नींद को अवॉइड करना है। आप हैरान होंगे, और जब 40 दिन आपका हरम का कंप्लीट हो रहा होगा हज का, आप देखेंगे कि लोगों के जो चारपाई होता है ना, चारपाई में ये लगे हुए होते हैं, फ़ोम रहते हैं, वो उनकी तरफ से फ़ोम रहता है। ये फ़ोम ना दब चुका होता है, ये फ़ोम दब चुका होता है जो उम्र-दराज़ लोग होते हैं उनका। क्योंकि लेटते फ़ोम को ख़राब कर देते हैं 40 दिन सो-सो के। जब अपनी आँखों से देखेंगे तो विश्वास करेंगे। नेक्स्ट, बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए हर कोई कहता है करना है कि अपने लिए एक शेड्यूल बनाइए। अच्छा, ये शेड्यूल जो है ना, ये 2 तरह का हो सकता है। ऑप्शन 1 है कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएँ। आप एक टाइम टेबल बनाएँगे कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने लिए एक टास्क लिस्ट बनाएँगे।
इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ना आए, तो फिर आप मेरे को यहाँ पे रोक सकते हैं, लेकिन इन दोनों को समझने की बहुत ज़रूरत है। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपने बता दिया, आपने अपने आप के लिए डिफ़ाइन कर दिया कि मैं सुबह 3 बजे नींद से उठूँगा, मैं तहज्जुद के लिए जाऊँगा, 6 बजे ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, एक्स वाई जेड करके टाइम टेबल आपने बना दिया। इसकी ख़ासियत ये होती है कि ये जो है ना चेंज होता रहता है। आपने एक टाइम टेबल बनाया लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग, तो आपको अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ये कंटिन्यूअसली अपडेट करने वाली चीज़ है। और ये टाइम टेबल आप यहाँ से ही नहीं बना सकते हैं, आपको हज में जाने के बाद 2-4 दिन के बाद ही आप बना सकते हैं। लेकिन टास्क लिस्ट की खासियत ये है कि इसको आप ना यहीं से बना सकते हैं। इसमें ना आप ये नहीं डिफाइन करते हैं कि आप कितने बजे क्या करेंगे, आप ये डिफाइन करते हैं कि एक दिन में, आज के दिन में मुझे ये 25 एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। मुझे तस्बीह पढ़ना है, मुझे सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ना है, मुझे तवाफ़ करना है इतने टाइम्स, मुझे उम्रा करना है, मुझे एक्सवाइजेड, इस तरीके से ना आप लिस्ट बना लेंगे। और चाहे 24 घंटे के अंदर में जब जहाँ जैसे आप ख़त्म कर पाए, आपको ये ख़त्म करना है। तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि आप टास्क लिस्ट बनाएं। टाइम टेबल अगर बना के आप मैनेज कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी टास्क लिस्ट आप ना यहाँ पे रह के ही बना सकते हैं, इंडिया में रह के बना सकते हैं। इस टास्क लिस्ट में क्या क्या चीज़ ऐड करना है, उसके लिए इंशाल्लाह आपका ये वेबिनार आपको मदद करेगा। आप अपनी डायरी में टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे करने हैं, मक्का में मुझे ये करना है, मदीना में मुझे ये करना है, हज के दौरान मुझे ये सब करना है, हज में जब मैं मीना में टेंट में रहूँगा तब मुझे ये सब करना है। ऐसा लिस्ट आप यहीं से बना सकते हैं। प्लस आप चाहे तो आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टेकी है या फिर कोई है आपके पास टेकी बनाने वाला और आप स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, तो गूगल फॉर्म आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको गूगल फॉर्म बनाने में बना सकता हूँ मैं आपके लिए। तो ये फॉर्म बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पास एक मोबाइल ऐप है जिसमें ये ना ऐसे टिक करने का रहेगा, इसमें टास्क रहेगा, ये नमाज और ये जो एक्टिविटी कर लिया आप ऐसे टिक कर देंगे, जो एक्टिविटी कर लिया टिक कर देंगे। गूगल फॉर्म का डायरी से बेनिफिट क्या है कि ये एट द एंड ये आपको एक ग्राफ बना के देगा। ये गूगल फॉर्म आपको एक ऐसा ना, जगह ही नहीं है, ग्राफ आपको एक बना के देगा, और जिसमें आपको ये दिखेगा कि आज का दिन मैंने कैसा गुजारा और कल का दिन मेरा कैसा गुजरा था। आपके पास एक पाई चार्ट होगा जिसमें आप देख पाएंगे, जिससे आप ना एनालाइज कर सकते हैं और अगले अगले दिन को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि आप इस बात को मेक श्योर करें कि आप का दिन शुरू हो तहज्जुद से, ना कि फजर से। हरम में तहज्जुद की अज़ान होती है और वो अज़ान के वक्त तक आपने हरम में पहुंच जाना है। इस बात का आप शेड्यूल बनाइए, आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम आप हरमैन शरीफैन में रहें। मतलब जब आप मक्का में हैं तो बैतुल्ला में रहें, मदीना में है तो मस्जिद नबवी में रहें। तो ये चीज़ क्या है कि आपके लिए बेनिफिशियल किस तरीके से होगा, जिस रूहानियत के मकसद से आप जा रहे हैं, जो चीज़ अचीव करने के लिए आप जा रहे हैं, वो आपको अल्लाह के घर पे ही मिलेगा। अल्लाह के घर के लिए तो आप जा रहे हैं। आप होटल में रहने के लिए जाना चाह रहे हैं तो होटल तो आपको इंडिया में भी मिलेगा और उससे सस्ता और अच्छा मिलेगा। और अगर आप लोकल मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा इख्तलाफ है कि हरम में, क्योंकि मक्का में क्या है और भी बहुत सारे आपको मस्जिदें मिलेंगी। और इस तरह का भी दलील है कि भाई आप किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसमें आपको 1 लाख नमाज का जो सवाब है वो आपको मिल जाएगा। और मैं इस डिबेट पे नहीं पढ़ने वाला हूँ, अलग अलग मसलक का, अलग अलग उलमाओं का अलग अलग इसमें ओपिनियन है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अल्लाह का घर, ये जो काबा है, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो भले ही 1 लाख नमाज का सवाब अगर यहाँ मिल जा रहा है तो यहाँ तो नहीं ये चीज़ तो वहाँ पे नहीं मिल रही है ना। काबा को की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हुए तो 50 साल गुजर गए, काबा को देख के नमाज पढ़ने का जो मज़ा है वो अलग ही है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी लॉजिकल आदमी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा जबकि उसके पास सिर्फ 40 दिन का मौका है। यहाँ पे ना मैं आपको अपना शेड्यूल मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब हज के लिए गया था तब मैं 21 साल का था और 2011 की बात है। तो मैं शेड्यूल, मेरा दिन ऐसे शुरू होता था कि डे 1 में मैं तहज्जुद के वक़्त में पहुँच जाता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल टाइमिंग है। इस वजह से अगर मैं वैसे ही बताता तो शायद आप बिलीव, शायद ये चीज़ अनडाइजेस्टेबल होता। तो इसलिए मैं ये कोट कर रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, अदरवाइज़ ये बताना कोई मकसद नहीं है।
और ये मस्तूरात इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन जेंट्स इसमें ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं या फिर आप फैमिली को होटल में रहने दीजिए, आप खुद भी आ सकते हैं। तो तहज्जुद के वक्त में आप आ गए हरम में, और तहज्जुद पढ़े, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़े। इशा के बाद रात को आप हरम में ही सो गए। स्लीप एट हरम, इसका मज़ा ही कुछ और है। सोते हैं लोग वहाँ पे, बहुत सोते हैं, आप भी सो सकते हैं। आप हरम में सोइए, कोई टेंशन ही नहीं है। आपको पूरी रात आप इबादत कीजिए। दिन में भले ही सो जाइए, इशराक के बाद और जवाल के बीच का जो वक्त है उसमें आप सो जाइए, पूरी रात इबादत करते रहिए। और रात की इबादत से तो मज़ेदार और कुछ है ही नहीं। फिर अगले दिन का फजर हो गया, जोहर हो गया, असर हो गया, मगरिब हो गया। जैसे ही इशा हुआ, इशा पढ़ते ही तुरंत आप अपने होटल में चले जाइए। जाइए वहाँ पे जाके छोटा सा नैप ले लीजिए। सोना मकसद नहीं है होटल में जाके, मकसद ये रहेगा कि जो भी कुछ सामान का अरेंजमेंट करना है, आपको कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े धोने होंगे आपको, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए। और फिर वापस, यानी कि नेक्स्ट डे आप तहज्जुद के वक्त में आप हरम में आ जाइए। यानी एक रात आपका रहेगा होटल में, एक रात आपका रहेगा हरम में। बहुत कंफर्टेबली ये प्लान आप कर सकते हैं। लेडीज़ नहीं कर सकती है, लेकिन जेंट्स इसको बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। ये आपके ट्रैवल टाइम को भी बचाएगा, या आपके तहज्जुद को इंश्योर करेगा, या आपको पूरी रात की इबादत को इंश्योर करेगा। और जिस मकसद से आप जा रहे हैं, वो मकसद इंशाल्लाह आप फुलफ़िल कर पाएँगे, अचीव कर पाएँगे। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड विज़िट मार्केट। आप मार्केट को विज़िट करना अवॉइड करना ही चाहेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका एनर्जी भी बचेगा, और आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। ये 3 बेनिफिट हैं, उसके अलावा जो कि और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। क्या है आपका? टाइम सेव होगा, जिसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं। एनर्जी सेव होगा, ये एनर्जी आप फिर इबादत में लगा सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ार दुनिया का बदतरीन जगह है और मस्जिद दुनिया की बेहतरीन जगह है। और आप ऐसे जगह में चले गए हैं जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन मस्जिद अवेलेबल है, और दुनिया के बेहतरीन मस्जिद को छोड़ के मैं नहीं समझता हूँ कि आप चाहेंगे दुनिया का बदतरीन जगह में, यानी कि मार्केट में जाने के लिए, है ना। और मार्केट में जब आप जाएंगे, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगे, और हो सकता है कि किसी के साथ कुछ अनबन हो जाए, और आपका जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है वो आपका ब्रेक हो जाए। इस वजह से आप मार्केट को अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो इसके इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप मार्केट बिल्कुल नहीं जाएँगे। तो प्लान्ड मार्केटिंग होती है एक चीज़, कि आप मार्केट जाएँगे लेकिन वो प्लानिंग के साथ जाएँगे। मैं ये स्लाइड को अभी स्किप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको मैं ना एक्सप्लेन करूँगा, और इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे अपने हज को और ज़्यादा नूरानियत किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने तवाफ़ और उम्रा के बीच का जो कंपैरिज़न है, कि ज़्यादा आप उम्रा करेंगे तो आपका तवाफ़ कम होगा, तो क्या हमें उम्रा करना चाहिए, तवाफ़ करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह इन सारे की सारी चीज़ें हम अगले दिन बात करेंगे। और 23 मई यानी कि ट्यूसडे के दिन हम इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ना सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने दुआओं को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्या-क्या हम दुआएँ कर सकते हैं। क्योंकि ये सफ़र है सब्र और दुआ का। तो हम सब्र एंड दुआ, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? कुछ स्पेशल अमाल है जो मैं आपको बताऊँगा करने के वहाँ पे। किस तरीके से कि आप अपने हज को ना और यादगार बना सकते हैं। अब तक जो बातें मैंने बताई है वो सब चीज़ें क्या है, बस हज हो जाए बिना गलती के नूरानी तरीके से, लेकिन और मेमोरेबल बना। अखलाकी एतबार से आप क्या कर सकते हैं? कुछ ट्रिक मैं बताऊँगा जो आपको क्राउड को डिफीट करने के लिए हेल्प करेगा, कि भीड़-भाड़ तो हर जगह है ही, लेकिन उसको भी आप ना काउंटर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप दाई हैं, आप दावा वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कर सकते हैं वहाँ पे, कौन-कौन से कर सकते हैं। फिर हम, ये तो था नॉर्मल जो वहाँ के स्टे हैं आपके 23 दिन का और उसका। फिर मैं मक्का के 23 दिन का। फिर मैं आपको बताऊँगा पर्टिकुलरली हज के जो 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में आम तौर पे लोग जो गलतियाँ करते हैं, और ये बहुत एसेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो जो वर्ड है ना कॉमन, ये बिल्कुल जस्टिफ़ाई करती है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग ये गलतियाँ करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। मीना का जो आपका स्टे रहता है, उसमें आप क्या करेंगे? मीना का स्टे, अब तक तो आपको हज के बारे में पता होगा कि आपको मीना में रहना होता है। तो मीना में
पॉसिबल एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने जो चीज़ें आपको बताई या फिर जो भी लोग आपको बताएँगे, बताने वाले हैं, वो एक्टिविटी अगर आप नहीं करेंगे, तो आप फालतू की चीज़ें करेंगे। आप अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हज के वो 5 दिन आपके बेहतरीन तरीके से गुज़रें। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि इंसान जो है ना, थोड़ा थका हुआ भी रहता है, तो इरिटेट ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी लड़ने-दड़ने पे आ जाता है। मैं आपको तलबिया से रिलेटेड कुछ बातें बताऊँगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उससे रिलेटेड कुछ बातें, और किस तरीके से आप ईद को वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं और करना चाहिए, और वहाँ पे किस तरीके से लोग करते हैं। यानी बहुत सारे मेजर एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह अगले दिन होगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक अच्छा हज का क्या सिम्पटम है। पहला उसका अलामत ये है कि जब आप अल्लाह के घर में हैं, तो आप अपने घर को मिस नहीं कर रहे हैं। जब आप अल्लाह के घर पे हैं, आपको आपका घर, यानी कि इंडिया में जो आपका घर है, आप उसको मिस नहीं कर रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि आपकी हज सही चल रही है। हज के दौरान वो जो 40 दिन चल रहे हैं, उसी में ही आप समझ जाएँगे कि हाँ भाई, थिंग्स आर गोइंग गुड। आपको सिर्फ़ आपके घर की याद अगर नहीं आ रही, मिस नहीं कर रहे, आप घर की तरफ खिंचाव महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब आप घर पे आ जाएँगे, आने के बाद आप अपने पर्सनैलिटी में, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज को महसूस करेंगे, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है, और ये हज से जो चाहा जा रहा है वो भी यही है कि जब आप वापस लौट के आएँगे, आप एक अच्छे इंसान, आप एक बेहतर इंसान बन पाएँ। तो अगर आप बेहतर इंसान बन गए, यानी कि आपकी हज कबूल हो गई, ये हज की कबूलियत की अलामत है कि आप एक इंसान, बेहतर इंसान बन गए हैं। तो अगेन मैं यही बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एज़ ए इंस्टीट्यूट, वो ये है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखा हुआ है जिसका नाम है इस्लाही मजलिस एट ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जिसमें 2 मुफ्ती और 2 आलिम हैं 24/7 आपके सर्विस में। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और वो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। हाँ, हो सकता है रिप्लाई देने में आधा घंटा, 1 घंटा, कभी 2 घंटा लगेगा, लेकिन रिप्लाई देंगे। इसमें आपको वॉइस मैसेज में आपके सवाल देने होते हैं और वो जवाब भी वॉइस मैसेज में देते हैं। आप चाहे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, बहरहाल ये मैसेजिंग ही होता है इसमें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी आप इसको जॉइन कर सकते हैं। और आप चाहे तो एक वेबिनार और है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। कल हमारा एक वेबिनार है जो छोटे बच्चों की तरबियत के ऊपर, इसका एक वेबिनार ऑलरेडी हो चुकी है, उसका कंटिन्यूएशन है, कल है उसका। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आपके रिलेटिव में कोई बच्चे हैं ऐसा जिनकी तरबियत के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं, तो कल रात को इंशाल्लाह 9:30 बजे यही टाइम रहेगा, आप इस वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो पिछले हफ्ते जो हमारा वेबिनार हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली कल का वेबिनार जो है वो उसी का कंटिन्यूएशन है, तो उसको अगर पहले देख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये है इस्लामिक अपब्रिंगिंग इन मॉडर्न एरा, इस टॉपिक के ऊपर है। तो इसी तरीके इसके साथ मेरा आज का वेबिनार प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे इस्लामिक अपब्रिंगिंग के टॉपिक के ऊपर, कल 9:30 बजे, और फिर हम इंशाअल्लाह 23 तारीख को, यानी कि ट्यूसडे के रात को फिर मिलेंगे हज के आज के जो वेबिनार है इसके कंटिन्यूएशन में। आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिए, आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। अल्लाह के ज़ात से ये दुआ है, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप जो हाजी इकराम जा रहे हैं, अल्लाह आपके इस हज को आपकी एक ज़िंदगी बदलने की और एक नई ज़िंदगी अल्लाह ताला इस हज से आपको दे, और एक नई ज़िंदगी के लिए आप तैयार हो सकें, ऐसा हज अल्लाह ताला आपको करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और इस हज में प्लीज़ आप बिल्कुल दुआओं में याद रखिएगा, याद करना मत भूलिएगा ट्रू पाथ फाउंडेशन को और ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट को। आपके दुआ खैर में इनको याद रखिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।